सोच के देखो, अगर तुम दुनिया के सबसे पावरफुल इंसान हो और एक मैजिक एकेडमी में एडमिशन ले लो और वहाँ कुछ नॉर्मल स्टूडेंट्स तुम्हें बुली करने की कोशिश करें तो क्या होगा? हाँ, एकदम से तूफान मच जाएगा। तो चलो शुरू करते हैं। ये कहानी है बारबाडोस की, जिसे कनकोर ऑफ टाइटन और सबसे पावरफुल डीमन किंग कहा जाता था। उसने दुनिया के हर एक रूलर को हरा दिया था और जब उसके सामने कोई नहीं बचा था तो उसकी जिंदगी एकदम से खाली लगने लगी थी। उसके पास सब कुछ था, ताकत, रिस्पेक्ट, पावर, और फिर भी उसके दिल में एक अजीब सी तन्हाई थी। वो चाहता था कि कोई हो जिसे वो नॉर्मल तरीके से बात कर सके, जिसे वो दोस्त कह सके, लेकिन दुनिया उसे सिर्फ एक मॉन्स्टर के रूप में देखने लगी। हर कोई उससे डरता था, कोई उसके पास आना भी नहीं चाहता था। ये देखकर बारबाडोस ने डिसाइड किया कि अब अपनी पुरानी लाइफ को छोड़ देगा। उसने एक पावरफुल स्पेल बनाया जिससे कि वो अपनी बॉडी को छोड़कर हजारों साल बाद एक नई दुनिया में एक नॉर्मल इंसान के रूप में पैदा हो सके। उसका सपना था कि शायद से इस नए जन्म में उसके कुछ अच्छे दोस्त बन पाए और वो नॉर्मल जिंदगी जी सके। और वैसे ही होता है। 3000 साल के बाद बारबाडोस एक पुरानी सी फैमिली में पैदा होता है। उसके माँ बाप बहुत ही खुश थे और उसका नाम रखा जाता है आर मेटियोर। आर्ट भी अपनी नई लाइफ से एकदम खुश था और उसने सोचा था कि इस बार वो एक पीसफुल और खुशी भरी जिंदगी जिएगा। उसने डिसाइड किया कि अब अपनी ताकत का गलत यूज नहीं करेगा, बस सबके साथ मिलजुल कर ही रहेगा। जब आर्ट 10 साल का होता है, उसके घर में बर्थडे पार्टी होती है। सब लोग बहुत ही खुश थे और उसके पापा उससे पूछते हैं, बेटा अब तुम बड़े होकर क्या बनना चाहते हो? आर्ट मुस्कुराता है और कहता है, मैं इस दुनिया में सबसे ज्यादा दोस्त बनाना चाहता हूँ। ये कहकर वो बैल्कनी जाता है और कुछ बच्चों को आवाज देता है क्या तुम मेरे दोस्त बनोगे? लेकिन उन बच्चों को उसका बोलने का अंदाज थोड़ा अजीब लगता है और वो वहाँ से हंसते हुए चले जाते हैं। आर्ट बहुत ही शौक हो जाता है, मैंने क्या गलत कहा और मुझसे दूर क्यों चले गए? वो फिर से ट्राई करता है। इस बार वो एक कोने में छुपकर कुछ लड़कियों का वेट करता है ताकि उनसे बात कर सके। पर जैसे ही वो उनके पास जाता है, उसका दिल तेज धड़कने लगता है और उसे शर्म और घबराहट होने लगती है। उसके चेहरे पर ऑकवर्ड एक्सप्रेशन आ जाते हैं जिससे कि लड़कियां उसे अजीब समझकर हंसी करते हुए भाग जाती है। आर्ट उन्हें बुलाता है, रुको, मैं सिर्फ दोस्त बनना चाहता हूँ। लेकिन उसकी बात और ऑकवर्ड तरीके से निकलती है जिससे कि लड़कियां और ज्यादा डर जाती हैं। थोड़ा गुस्सा आता है उसे और वो जंगल की तरफ चला जाता है। वहाँ जाकर वो जोर से चिल्लाता है, मैंने तो इंसान के रूप में जन्म लिया है यार, फिर भी लोग मुझसे डरते क्यों हैं? मुझे समझने की कोशिश क्यों नहीं करते हैं वो लोग? गुस्से में अपनी पावर का थोड़ा सा यूज करता है जिससे कि आसपास के पेड़ पौधे ही जल जाते हैं। फिर वो शांत होता है और वो सोचता है कि शायद से प्रॉब्लम उसमें ही है। शायद से उसे सीखना होगा कि एक नॉर्मल इंसान कैसे बर्ताव करता है। घर वापस जाते हुए उसकी मुलाकात होती है विलेज के एक मेयर हाइडो से, जो कि उसके पेरेंट्स का पुराना दोस्त था। आर्ट थोड़ा सा उदास लग रहा था तो मेयर ने पूछा, क्या बात है बेटा, तुम इतने उदास क्यों लग रहे हो? आर्ट थोड़ा हिचकिचाते हुए कहता है, अंकल मैं चाहता हूँ कि मेरे भी दोस्त हो। क्या आप जानते हो कि कोई ऐसा तरीका हो जिससे कि मैं जल्दी से सबके साथ एडजस्ट कर सकूं? मेयर मुस्कुराता है और कहता है, हाँ मुझे इसका जवाब पता है। और यहीं से आर्ट की एक नई जर्नी स्टार्ट होती है, एक पावरफुल डीमन किंग की, जो कि इस बार एक इंसान बनकर सिर्फ दोस्ती और नॉर्मल जिंदगी जीने का सपना देखता है। आर्ट काफी एक्साइटेड था और उसने मेयर से कहा, फिर बताओ मुझे मैं क्या करूँ? मेयर ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर तुम्हें किसी से दोस्ती करनी है तो सबसे पहले तुम्हें उनके साथ अच्छे से बर्ताव करना होगा, उन्हें रिस्पेक्ट देनी होगी, वरना कोई भी तुमसे बात नहीं करेगा। आर्ट ने मेयर की बात ध्यान से सुनी और उसके दिल में एक्साइटमेंट भर गया। पर मेयर कुछ और कहने वाले थे कि आर्ट ने बीच में ही कह दिया, मैं अभी जाकर आपकी बात मानता हूँ और सबसे दोस्ती करने की कोशिश करता हूँ। उसके बाद आर्ट तुरंत चला गया जैसा कि मेयर ने कहा था, लेकिन वो अभी भी लोगों से बात करने में थोड़ा सा ऑकवर्ड था। हर बार जब वो किसी के पास जाता, सब उसे दूर चले जाते थे और कोई भी उससे दोस्ती नहीं करता। ये देखकर आर्ट गुस्से से भर गया। गुस्सा निकालने के लिए वो फिर से जंगल में चला गया और वहाँ कुछ डेंजरस मॉन्स्टर को जला दिया। फिर भी उसके दिल में एक अजीब सा बेचैनी थी, जैसे कुछ कमी कह रही हो। तभी उसने एक लड़की की चीख सुनी, आई हेट यू। आर्ट तुरंत उस आवाज को सुना और उसकी तरफ भागा। देखा कि एक लड़की एक मैजिकल बीस्ट से लड़ रही होती है। आर्ट ने देखा कि वो लड़की भी गुस्से में थी, जैसे कि वो अपना गुस्सा निकाल रही हो। उसने एक पावरफुल स्पेल कास्ट की और उस बीस्ट को मार दिया। फिर वो आर्ट की तरफ मुड़कर बोली, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? आर्ट ने मेयर की बात याद करके उससे प्यार से बात करने की कोशिश की, पर लड़की समझ नहीं पा रही थी कि वो क्या कहना चाहता है। आर्ट ने धीरे से कहा, क्या तुम मेरी दोस्त बन सकती हो? लड़की थोड़ी सी शॉक्ड हो गई और बोली, फ्रेंड्स? उसकी आवाज में एक डर और कंफ्यूजन भी था। आर्ट के मन में खुशी हुई। ये पहली बार था जब किसी ने उसे रिप्लाई किया था। उसने सोचा, मुझे कोशिश
जारी रखनी चाहिए जब तक ये मेरी दोस्त नहीं बन जाती। वो एक कदम आगे बढ़ा और बोला, हम दोनों में बहुत ही कुछ कॉमन है, चलो हम अच्छे दोस्त बन जाते हैं। लेकिन लड़की चुप रही और फिर अचानक से गुस्से में कहने लगी, तुम बहुत ही डिस्कस्टिंग हो यार। वो उसकी तरफ देखे बिना वहाँ से चली गई। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन फिर भी वो अपने घर चली गई। और किस्मत का खेल देखो, वो लड़की मेयर हाइडो की बेटी थी। आर्ट जब घर पर लौट कर आया तो उसने मेयर से कहा, मैंने आपकी सब बातें मानी पर कुछ काम नहीं किया। ये कह ही रहा था कि उसने उस लड़की को देखी जिसे कि वो कुछ देर पहले उसने जंगल में देखा था। आर्ट के मन में एक बात चल रही थी, ये कोई कोइंसिडेंस नहीं हो सकता, मुझे इससे दोस्ती करनी ही होगी। उस लड़की का नाम था अरीना। आर्ट हर दिन उसके पास जाकर दोस्ती करने की कोशिश करता रहा, लेकिन अरीना हर बार उसे मना कर देती थी। पर आर्ट ने ठान लिया था कि चाहे जितनी बार भी वो मना करे, एक दिन वो जरूर उसकी दोस्त बनेगी। अरीना बचपन से ही बहुत ही दुख और तकलीफों से गुजरी थी, इसी वजह से वो सबसे अलग और अकेली रहती थी। पर आर्ट ने हार नहीं मानी। उसने उसका दिल जीतने के लिए हर तरीके सोचे। कभी वो उसके लिए गाना गाता था तो कभी उसके लिए पोएम लिखता था, लेकिन कुछ भी काम नहीं कर रहा था। फिर भी आर्ट ने सोचा, मैं पीछे नहीं हटने वाला हूँ। वो घर आया ताकि कोई नया प्लान सोच सके। पर तभी उसने बाहर से लोगों की चीखें सुनी। सब चिल्ला रहे थे, मोस्टर हमारे ऊपर हमला कर रहे हैं। आर्ट तुरंत बाहर दौड़ा और देखा कि उसके पिता मोस्टर से लड़ रहे थे। तभी मेयर भी वहाँ पर आ गया और बोला, अरीना पहाड़ पर गई थी और अभी तक वापस नहीं आई। ये सुनते ही आर्ट का दिल घबरा गया। उसने मेयर से कहा, आप चिंता मत कीजिए, मैं उसे वापस लेकर आऊंगा। और फिर अपने फ्लाइट मैजिक का यूज करके स्काई में उड़ गया। उड़ते हुए जब आर्ट पहाड़ के पास पहुंचा तो उसने देखा कि अरीना मोस्टर से घिरी हुई थी। वो डर के मारे कांप रही थी। मोस्टर हंस रहे थे और कह रहे थे, आज तुम्हारा अंत हो गया। अरीना ने अपनी सोट जमीन पर फेंक दी और बोली, वैसे भी जिंदगी बेकार है, कर लो जो करना है। लेकिन अंदर से वो बहुत ही डरी हुई थी। जब मोस्टर उस पर हमला करने वाले थे तभी आर्ट वहाँ पर पहुँच गया और उसके सामने खड़ा हो गया। उसने मोस्टर के लीडर की तरफ देखा और बोला, मुझे उन लोगों से बहुत ही नफरत है जो कि कमजोर पर जुल्म करते हैं। अगर अभी चले गए तो बच जाओगे, वरना अंजाम बहुत ही बुरा होगा। ये सुनकर मोस्टर गुस्से में आ गया और उसने अपने दो साथियों को आर्ट पर हमला करने के लिए भेज दिया। पर आर्ट ने बस एक तीखी नजर डाली और दोनों मोस्टर वहीं पर खत्म हो गए। लीडर ये सब देखकर बहुत ही डर गया और भाग गया। आर्ट मुस्कुराया और बोला, कहाँ जा रहे हो? अगली पल वो लीडर भी खत्म हो गया। लड़ाई के बाद आर्ट ने अरीना की तरफ देखा और पूछा, तुम ठीक हो? अरीना ने आंखों में आंसू भरकर कहा, तुम आई क्यों? मुझे जीना नहीं था, मैं अकेली हूँ, सबने मुझे छोड़ दिया। आर्ट ने धीरे से कहा, ऐसा मत कहो, शायद मैं तुम्हारे दर्द को पूरी तरीके से समझ नहीं सकता हूँ, लेकिन अकेलापन क्या होता है ये मैं अच्छे से जानता हूँ। मैं सच में तुम्हारा दोस्त बनना चाहता हूँ, हमेशा के लिए। अरीना की आंखें नरम पड़ गई। उसने पूछा, तुम भी मुझे कभी धोखा नहीं दोगे जैसा सबने दिया? आर्ट ने मजबूती से कहा, कभी नहीं, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा, तुम्हारी आखिरी दिन तक। ये सुनकर अरीना के दिल में पहली बार सुकून आया और उसने उससे दोस्ती कर ली। ये आर्ट के लिए उसकी पहली जीत थी उसके नए जीवन में। समय बीतता गया और दोनों बड़े होते गए। फिर उनकी दोस्ती और गहरी हो गई। फाइनली वो दिन आ गया जब उनका इनरोलमेंट होने वाला था मैजिक एकेडमी में। दोनों ने मिलकर अप्लाई किया और हेडमास्टर के सामने बैठे। हेडमास्टर ने समझाया कि उन्हें 2 एग्जाम पास करने होंगे, एक रिटन टेस्ट और एक एग्जाम जिनमें उन्हें मैजिक पावर को मेजर किया जाएगा। एग्जाम हुए और रिजल्ट भी अनाउंस हो गया। लिस्ट के टॉप पर अरीना का नाम चमक रहा था। उसके फेस पर खुशी क्लियरली दिखाई दे रहा था। लेकिन आर्ट ने जब अपना नाम ढूंढा तो वो कहीं भी नहीं मिला। उसने बार बार लिस्ट में देखा पर लास्ट में जाकर उसका नाम मिलता है, वो भी सबसे नीचे जहाँ पर लिखा था 0 मार्क्स। आर्ट के चेहरे का रंग उड़ गया। उसने सोचा, क्या मैंने सही से स्टडी नहीं किया? तभी हेडमास्टर आते हैं और दोनों को कांग्रेचुलेट करते हैं। वो कहते हैं कि तुम दोनों पास हो गए हो। आर्ट थोड़ा सा कंफ्यूज होता है क्योंकि उसके मार्क्स तो 0 थे। तब हेडमास्टर मुस्कुरा कर कहता है, बेटा तुम्हारे आंसर ऑफिशियली की से सबसे ज्यादा करेक्ट थे। हम समझ ही नहीं पाए कि इतनी एक्यूरेसी के लिए क्या लिखा जाए, इसलिए तुम्हें 0 दिया। फिर उन्होंने सब स्टूडेंट्स के सामने कहा, तुम सब बहुत ही लकी हो क्योंकि तुम्हें इस जीनियस के साथ में स्टडी करने का मौका मिला। आर्ट शर्मा गया और बोला, मास्टर मैं जीनियस नहीं हूँ, बस एक सिंपल सा विलेजर हूँ। उसे ये भी नहीं पता था कि उसके पेरेंट्स खुद बहुत ही पुराने हीरोज थे जिन लोगों ने कभी एक जायंट ड्रैगन को मारा था और किंगडम को बचाया था। उनका फैमिली बैकग्राउंड बहुत ही पावरफुल था। पर आर्ट हमेशा एक नॉर्मल लाइफ जीना चाहता था। थोड़ी देर के बाद आर्ट और अरीना क्लास में गए। वहाँ पर स्टूडेंट्स का क्राउड लगा था। सब उन्हें एडमायर कर रहे थे, लेकिन जहाँ पर एडमायर्स होते हैं वहाँ पर जेलस लोग भी मिलते ही हैं। क्लास के बीच एक लड़का एक लड़की पर चिल्ला रहा था, तो बहुत ही बेकार है, और उसने उसके सामने उसके फेस पर थप्पड़ मार दिया, मतलब कि सबके सामने पूरी भरी क्लास के अंदर। आर्ट कुछ बोलता उससे पहले अरीना आगे बढ़ी और चिल्लाई, तुमने उसे मारा क्यों? तुम्हें शर्म नहीं आती है क्या? वो लड़का हंसा और बोला, ये मेरे घर की सर्वेंट है, इसकी मैजिक इतनी वीक है कि ये किसी को सेड्यूस करके इसे
स्कूल में आ पाई होगी। आर्ट के अंदर गुस्सा फूट पड़ा। उसने कहा उससे माफी मांगो। लड़का बोला नहीं मांगूंगा। अगर चाहिए कि मैं उससे माफी मांगू तो तुम मुझसे डुअल में जीत कर दिखाओ। आर्ट रेडी था पर अरीना ने उसे रोका। आर्ट को बोला मत करो, ये लड़का किंगडम के सबसे स्ट्रॉन्ग मेजेस में से एक है, सेस इंस्ट्रक्टर से भी बहुत ही पावरफुल। पर उससे पहले कि कुछ और होता, उनकी होमरूम टीचर क्लास में एंटर करती है। जैसे ही आर्ट ने उसकी आवाज को सुना वो एकदम से फ्रीज हो गया। उसने धीरे से कहा ओलिविया। उसके हाथ थोड़ा सा कांप गए। वो सोचने लगा वो यहाँ पर क्या कर रही है, क्योंकि ओलिविया कोई आम टीचर नहीं थी। वो कभी बारबाडोस के कमांडर में रह चुकी थी, उस टाइम जब आर्ट कॉन्क्विस्ट के दौरान सब कुछ कंट्रोल करता था। आर्ट के दिमाग में तुरंत ख्याल आया क्या उसने मुझे पहचान लिया। शायद वो मुझे पनिश करने के लिए आई होगी क्योंकि मैंने अपनी ड्यूटीज छोड़ दी थी और दोबारा से इस एज में जन्म लिया। लेकिन ओलिविया ने उसे पहचाना नहीं, अभी तक तो नहीं। वो सीधा आर्ट के पास आई और बोली तुम पहले दिन ही मेरी क्लास में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हो क्या। आर्ट ने तुरंत झुक कर कहा आई एम सो सॉरी मैम। ओलिविया हल्की से मुस्कुराई और बोली मुझे ये डुअल का आइडिया बहुत ही पसंद है, तो चलो शुरू करते हैं। मैं खुद देखती हूँ कि तुम कितने ज्यादा टैलेंटेड हो। इस तरह से उन दोनों के बीच में एक इंटेंस डुअल शुरू हुआ। वो लड़का आर्ट को प्रोवोक करते हुए बोला तैयार हो जाओ, आज ही तुम्हारा द एंड होगा। उसने फुल स्पीड में आर्ट पर अटैक किया, लेकिन आर्ट ने 1 इंच भी नहीं हिला। ना उसका बॉडी मूव हुआ, ना एक बाल तक हिला। लड़का बहुत ही गुस्सा होकर बोला ठीक है, अब मैं तुम्हें अपनी रियल पावर्स को दिखाता हूँ। आर्ट थोड़ा सा हंसा और बोला अच्छा दिखाओ जो दिखाना है, वरना मुझे नींद आ जाएगी। लड़का गुस्से में आकर एक पावरफुल स्पेल कास्ट करने लगा, गीगा फ्लेम। पूरे एरिना में फायर का एक्सप्लोजन फैल गया। सबको लगा कि आर्ट अब बच नहीं पाएगा, लेकिन आर्ट बहुत ही शांत खड़ा था। उसने कामली कहा तुम इसे गीगा फ्लेम कहते हो, ये तो बस एक नॉर्मल सा फायर स्पेल है। अगर मजाक कर रहे हो तो बंद करो और सीरियसली लड़ाई करो यार। पूरा क्लास शौक में देख रहा था कि आर्ट बिना कुछ एफर्ट किए उसे अटैक को हैंडल कर रहा है। लड़का गुस्से में अपनी सारी मैजिक पावर इकट्ठा करता है और पूरे एरिना को एक आग के समुद्र में बदल देता है। लेकिन आर्ट अब भी वहीं पर खड़ा रहता है, एक स्टेप भी नहीं हिलता। तब आर्ट ने कहा अब मैं तुम्हें अपनी असली गीगा फ्लेम दिखाता हूँ। उसने हाथ उठाया और एक स्पेल को कास्ट किया जिसने पूरे ग्राउंड को हिला दिया। पूरा एरिना उसकी पावर से शेक होने लगा। सब एक्सपेक्टर्स शौक में आ गए थे, उनके चेहरे पर डिसबिलीफ था। वो लड़का जो कि अब तक घमंड में था अपने घुटनों पर गिर गया और बोला आई एम सो सॉरी, मुझे तुमसे डुअल नहीं करना है, मुझे माफ कर दो यार प्लीज। अरीना और जिनी के चेहरे पर खुशी थी, स्पेशली जिनी, वो लड़की जिसने कि उसे क्लास में इंसल्ट किया था। लड़ाई खत्म होने के बाद आर्ट उसे हारे हुए लड़के के पास गया और शांत आवाज में बोला दोबारा कभी उस इंसान को चैलेंज मत करना जो कि तुमसे कहीं ज्यादा पावरफुल हो। लड़का शर्म से झुक गया और चुपचाप वहाँ से चला गया। लेकिन जैसे ही हो गया ओलिविया आर्ट के पास आई और पूछा तुमने 1 सेकंड स्पेल कास्ट किया था ना। उसको अपने गीगा फ्लेम से बचाने के लिए आर्ट ने हल्का सा सिर हिलाकर कहा हाँ मैंने किया था ताकि वो जल न जाए। ओलिविया की आंखें थोड़ी तंग हो गई और ध्यान से आर्ट को देखने लगी। मतलब तुमने एक ही वक्त में 2 स्पेल को कास्ट किया। उसने धीरे से कहा। पूरी क्लास एकदम से शौक में आ गई क्योंकि डुअल कास्टिंग एक ऐसी स्किल थी जो कि इस एज में पूरी तरीके से खो गई थी। ओलिविया के अंदर शक बढ़ने लगा और सोचने लगी ये लड़का वाकई कौन है। और एक दिन वो आर्ट के पास आई और ठंडे टोन में बोली मैं जरूर तुमसे सीक्रेट्स पता कर लूंगी। ये कहकर वो वहाँ से चली गई और अगले दिन ओलिविया ने सब स्टूडेंट्स को एक डंजन ट्रेनिंग के लिए बुलाया। उस डंजन में कई फ्लोर्स थे, हर फ्लोर में पावरफुल मॉन्स्टर रहते थे और हर लेवल पर एक फ्लोर बॉस होता था। ओलिविया ने स्टूडेंट्स को समझाया तुम्हें 3-3 के ग्रुप में डिवाइड होना होगा और लड़ना होगा एक दूसरे को सपोर्ट करते हुए। तुम्हारा टास्क है एक मैजिकल वुल्फ की हाइड लेकर वापस आना। ट्रेनिंग स्टार्ट होते ही सब स्टूडेंट्स आर्ट के ग्रुप में आना चाहते हैं ताकि उन्हें प्रोटेक्शन मिल सके। लेकिन अरीना ने एक अलग ही डिसीजन लिया। उसने जिनी को चूज किया और बोला तुम हमारे साथ चलो। पहले तो जिनी थोड़ा सा डर गई, उसे अपने आप पर कॉन्फिडेंस नहीं था, लेकिन अरीना के कहने पर वो मान गई। जैसे ही तीनों डंजन में गए उन पर एक वुल्फ पैक ने अटैक कर दिया और आर्ट अरीना ने एक ही स्ट्राइक में सारे वुल्फ्स को खत्म कर दिया। लेकिन जिनी उन मॉन्स्टर को देखकर एकदम से फ्रीज हो गई। उसकी आंखों में आंसू आ गए और डर के मारे रो पड़ी। अरीना ने उसे समझाने की बहुत ही कोशिश की, लेकिन जिनी के अंदर का कॉन्फिडेंस तो पहले ही टूट चुका था। उस लड़की और उसके दोस्तों की इंसल्ट ने उसका सेल्फ बिलीफ पूरी तरीके से तोड़ दिया था। तब आर्ट ने उसे देखा और कामली बोला क्या मैं तुम्हें मैजिक सिखाऊं? जिनी ने नजर झुकाकर कहा मैं तो सिर्फ तुम दोनों के लिए बोझ बनूंगी। आर्ट हल्का सा मुस्कुराया और बोला मुझे भी अभी मैजिक में परफेक्ट होने के लिए लंबा सफर तय करना है, लेकिन मैं तुम्हें ऐसा रास्ता जरूर दिखा सकता हूँ। जिनी ने धीरे से सिर हिलाकर हाँ कहा और फिर आर्ट ने उसे मैजिक सिखाना शुरू किया। धीरे धीरे जिनी ने इम्प्रूवमेंट दिखाई, लेकिन उसकी मैजिकल एनर्जी अब भी बहुत ही कम थी। तब आर्ट के दिमाग में एक आइडिया आया। उसने एक नई स्पेल बनाई, एक ऐसी मैजिक जो कि किसी और स्पेल को बूस्ट कर सके। उसने स्पेल को कास्ट की और तुरंत सारे वुल्फ्स मिटा दिए। अरीना और जिनी दोनों बहुत ही शौक में थी। अरीना ने पूछा ये कौन सी मैजिक थी, ऐसी मैंने कभी भी नहीं देखी। आर्ट ने हंसी के साथ कहा इसका नाम है टेक्सचुअल मैजिक। अरीना ने हैरानी से कहा टेक्सचुअल मैजिक, ये तो मैंने कभी सुना ही नहीं। आर्ट ने मुस्कुरा
मुस्कुराते हुए कहा, हाँ क्योंकि मैंने अभी अभी इसे बनाया है। दोनों लड़कियां एकदम से स्पीचलेस थी। अरीना ने धीरे से बोला, तुम इतने पावरफुल कैसे हो आर्ट? दुनिया में तो कोई भी तुम जैसा है ही नहीं। आर्ट ने उसकी बात को नजरअंदाज कर दिया और कहा, वो सब भूल जाओ, बस उस स्पेल को याद करो जो मैंने तुम्हें सिखाया है। उसने दोनों लड़कियों को एक मैजिक इनकारनेशन सिखाई और वो दोनों उसे प्रैक्टिस करने लगती है। थोड़ी देर बाद फिर से एक ग्रुप ऑफ वुल्व्स उन पर अटैक करता है, लेकिन इस बार जिनी खुद स्पेल कास्ट करती है और उन सभी वुल्व्स को हरा देती है। अपनी जीत से खुश होकर वो खुशी से आर्ट के पास दौड़ती है और उसका हाथ पकड़कर मुस्कुराने लगती है। ये देखकर अरीना के अंदर थोड़ी सी जेलसी आ जाती है और वो भी आर्ट का दूसरा हाथ पकड़ लेती है। तभी अचानक एक ट्रैप एक्टिवेट हो जाता है और तीनों एक बड़े रूम में गिरते हैं, जहाँ पर डंजन का बॉस उनका इंतजार कर रहा होता है। तीनों के चेहरे पर डर साफ दिखाई देता है, लेकिन आर्ट उन्हें शांत करता है और कहता है, डरने की जरूरत नहीं है, ये तुम्हारे लिए एक परफेक्ट चांस है जिससे कि तुम रियल कॉम्बैट में टेक्सचुअल मैजिक का यूज कर सको। अरीना और जिनी दोनों बहुत ही शौक में देखते हैं जब वो बड़ा मोस्टर आर्ट पर अटैक करता है, लेकिन आर्ट अपनी सिर्फ एक ही उंगली से उसके अटैक को रोक लेता है। फिर वो कामली कहता है, सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि अपनी एनिमी से डिस्टेंस मेंटेन करो और अपनी पूरी स्ट्रेंथ के साथ स्पेल को कास्ट करो ताकि तुम उस क्रिएचर को हरा पाओ। अरीना और जिनी दोनों आर्ट की पावर को देखकर बहुत ही हैरान हो जाते हैं। मोस्टर अब काफी कमजोर हो चुका था, बस एक अटैक चाहिए था और उसे हराने के लिए। आर्ट ने जिनी की तरफ देखा और कहा, अब तुम्हें इसे खत्म करना होगा। जिनी थोड़ी सी डर गई, उसको अपने ऊपर भरोसा नहीं था, लेकिन आर्ट ने उसे मोटिवेट किया। ये वो मोमेंट है जहाँ पर तुम्हें अपना रास्ता खुद चुनना होगा, या तो हिम्मत से जियो और इस मोस्टर को मार दो, या फिर जिंदगी भर हार के डर के मारे बैठी रहो। आर्ट की बातें सुनकर जिनी के अंदर हिम्मत आ गई। उसने पूरी डिटर्मिनेशन के साथ स्पेल को कास्ट किया और अपनी पूरी पावर लगा दी। उसकी मैजिक के अटैक हर डायरेक्शन में मोस्टर पर पड़ते रहे और आखिरकार वो बॉस डिफीट हो जाता है। जिनी के अंदर का डर खत्म हो जाता है। अरीना उसको गले लगाती है और दोनों अपनी जीत का सेलिब्रेशन करते हैं। डंजन के बाहर आकर वो मोस्टर के पार्ट्स ओलिविया को देते हैं। ओलिविया आर्ट की पावर को देखकर बहुत ही इम्प्रेस होती है, लेकिन उसके मन में आर्ट के लिए शक और भी बढ़ जाता है। तभी वही लड़का आता है जिसे आर्ट ने पहले हराया था। वो जिनी का मजाक उड़ाता है और कहता है, तुम तो सिर्फ एक प्रॉब्लम हो, या फिर तुमने आर्ट को अपने जाल में फंसा लिया होगा। ये बातें सुनकर जिनी का गुस्सा फूट पड़ता है। वो कहती है, मैं तुम्हारी बातें और तुम्हारी इंसल्ट बर्दाश्त कर लूंगी, लेकिन आर्ट के खिलाफ कोई भी बकवास नहीं सुनूंगी। ये देखकर सबको समझ में आ जाता है कि जिनी के दिल में आर्ट के लिए कुछ तो फीलिंग आ चुकी है, लेकिन वो लड़का फिर भी उसका मजाक उड़ाता है, जिसके जवाब में जिनी उसके चेहरे पर एक जोर का थप्पड़ मार देती है। वो लड़का हिलकर पीछे गिरता है और उसी वक्त अरीना उसके सर पर कुछ रख देती है और कहती है, ये तुम्हें याद दिलाते रहेगा कि इसे दोबारा ऐसा करने की हिम्मत मत करना। आर्ट उसकी बातें सुनकर हल्का सा मुस्कुराता है और दोनों लड़कियों की तारीफ करते हुए सोचता है, लगता है कि अब कहानी असली शुरुआत होने वाली है। उसके बाद वो लोग बचे हुए मोस्टर के क्रॉप्स कैप्टन ओलिविया को दे देते हैं, लेकिन उन सबको देखकर ओलिविया के मन में आर्ट के लिए शक और बढ़ जाता है, जैसे वो सोच रही हो कि ये लड़का असल में कौन है। दूसरी तरफ हेडमास्टर ओलिविया के कहने पर आर्ट से मिलता है। ओलिविया ने उसके स्ट्रेंथ और टैलेंट की बहुत ही तारीफ की थी और कहा था कि आर्ट एक बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टूडेंट है जिसमें फ्यूचर के लिए ग्रेट पोटेंशियल है। हेडमास्टर ने आर्ट से रिक्वेस्ट की थी कि वो किंगडम के एक स्पेशल फेस्टिवल में पार्टिसिपेट करें, जहां पर पूरे देश के लोग डुअल देखते हैं। मतलब वो चाहता था कि आर्ट अपनी मैजिक स्किल सबके सामने दिखाए, जिससे कि एकेडमी का नाम और भी फेम हो जाए। लेकिन आर्ट ने सीधा मना कर दिया। उसने कहा कि अपनी मैजिक को सबके सामने दिखाना नहीं चाहता, खासकर तो ओलिविया के सामने बिल्कुल भी नहीं। वो फेम, नेम या अटेंशन नहीं चाहता, बस एक सिंपल और पीसफुल लाइफ जीना चाहता था, अपनी पुरानी लाइफ के बिल्कुल अपोजिट। पर हेडमास्टर बार बार उससे रिक्वेस्ट करता रहा। तब आर्ट ने थोड़ा सा सोचा और कहा, ठीक है, मैं इस बारे में सोच लूंगा। ये सुनकर हेडमास्टर बहुत ही खुश हो गया और बोला, मैं तुम्हारी पॉजिटिव जवाब का इंतजार करूंगा। थोड़ी देर के बाद आर्ट स्कूल से निकल रहा था। तभी उसकी मुलाकात जिनी से होती है। जिनी शर्माकर उससे कहती है, क्या तुम मेरे साथ डेट पर चलोगे? आर्ट के मन में तुरंत ख्याल आता है, अगर मैंने हाँ कह दिया तो बात बिगड़ सकती है, मुझे मना कर देना चाहिए। लेकिन जब उसने जिनी की आंखों में वो क्यूट सी रिक्वेस्ट देखी तो वो तुरंत मना नहीं कर पाया। तभी एरेना वहाँ पर आ जाती है और कहती है, मैं भी तुम लोगों के साथ चलूंगी। और दोनों लड़कियां उसके साथ चलने लगती है। आर्ट के मन में तो सोच चालू हो जाता है, अब तो सच में स्पार्क्स उड़ने वाले हैं। तीनों अपना आउटिंग स्टार्ट करते हैं। एटमॉस्फेयर काफी काम और स्वीट होता है। वो एक प्ले देखते हैं, हंस रहे होते हैं और फिर रेस्टोरेंट जाने निकलते हैं। लेकिन रास्ते में उन्हें कुछ लोग किंगडम के डिस्ट्रक्शन के बारे में बातें करते हुए सुनाई देते हैं। आर्ट तुरंत बहुत ही सीरियस हो जाता है और कहता है, मुझे अभी तुरंत इनके पीछे जाना होगा। दोनों लड़कियां कहती है, हम भी तुम्हारे साथ हैं माय लॉर्ड। वो लोग उन क्रिमिनल्स का पीछा करते हैं और देखते हैं कि वो लोग एक मैसिव स्पेल कास्ट कर रहे हैं। आर्ट उन्हें देख लेता है, ये तो वही बात थी, अब समझ आ गया। लेकिन उसके कुछ कहने से पहले ही पीछे से कुछ और क्रिमिनल्स आ जाते हैं और
हंसते हुए कहते हैं, तुम तो हमारे ट्रैप में आ गए। आर्ट उनकी तरफ शांत चेहरे से देखता है और कहता है, बहुत अच्छा किया तुमने, लेकिन क्या अपनी जान के लिए जरा से भी फिक्र नहीं है तुम्हें? ये कहकर उनमें से एक क्रिमिनल गुस्से में अपने स्पेल को कास्ट करता है और आर्ट को आग के समंदर में जला देता है। वो खुशी से चिल्लाता है जैसे कि उसने आर्ट को मार दिया हो, लेकिन भाई ये आर्ट है। आर्ट उनके सामने खड़ा होता है, मुस्कुराता है और अपने कपड़ों से आग हटा देता है जैसे कुछ हुआ ही ना हो। वो आदमी खौफ से कांप गया। तब आर्ट ने उस दीवार को तोड़ दिया जहाँ पर उन चोरों ने अपना जादू रखा था। उसने एक पावरफुल लाइटनिंग स्पेल से सबको गिरा दिया। सिर्फ कुछ लोग बचे थे जो कि मुश्किल से खड़े थे। आर्ट उनके लीडर के पास गया और बोला, मैंने तुम्हें इसलिए जिंदा छोड़ दिया ताकि तुम मुझे बता सको ये हमला क्यों किया गया। अगर नहीं बताया तो यहीं पर खत्म कर दूंगा। उनका लीडर आगे बढ़ा और बोला, तू एक मॉन्स्टर है, लेकिन तू मुझे नहीं हरा सकता। उसने अपनी बची हुई ताकत से खुद को एक डीमन में बदल लिया। ये देखकर अरेना और जिमी डर के मारे कांपने लग गए, पर आर्ट बिल्कुल शांत रहा। और डीमन आसमान में उड़कर भागने लगा, पर कहां तक बचकर भागेगा। आर्ट तो उसे छोड़ने वाला था ही नहीं। आर्ट भी उड़कर उसके पीछे चला गया। अरेना और जिनी ने जब उसे उड़ते हुए देखा तो उनकी आंखें खुली की खुली रह गई। पहली बार उन्होंने किसी इंसान को ऐसे उड़ते हुए देखा था। आर्ट ने डीमन पर एक फ्लेम स्पेल छोड़ा, लेकिन उससे वो पूरा बर्बाद नहीं हुआ। डीमन वापस जमीन पर आया, एक छोटी सी लड़की को पकड़ लिया और उसे होस्टेज बना लिया। पूरा टाउन चिल्लाने लगा, सब लोग डर गए। आर्ट ने उन सब की तरफ देखा और बोला, उनके डर को खत्म करने का सिर्फ एक ही तरीका है। उसने जोर से कहा, मैं आर्ट मेटियोर हूँ, महान जादूगर जैक मेटियोर का बेटा। मैं इस डीमन को मिटा दूंगा, इसलिए किसी को डरने की जरूरत नहीं है। ये सुनकर लोग बहुत ही हैरान हो गए। डीमन हंसने लगा और बोला, मुझे मिटा दोगे? क्या तुम्हें दिख नहीं रहा है कि मेरे पास एक होस्टेज है? आर्ट मुस्कुरा कर बोला, ओह रियली? तो दिखाओ कहाँ है वो लड़की। डीमन एकदम से रुक गया, क्योंकि तब उसे समझ में आया कि आर्ट ने फ्लेम स्पेल नहीं बल्कि एक इल्यूजन स्पेल यूज किया था, जिससे वो लड़की पहले ही सेफ हो चुकी थी। ये देखकर सब लोग बहुत ही शौक में थे। ये एक कमाल का प्लान था। डीमन समझ गया कि अब उसकी हार पक्की है। वो भागने लगा, पर कहां तक? आर्ट ने एक सिंपल स्पेल से उसे पूरी तरीके से मिटा दिया। फिर वो नीचे आया और टाउन के लोगों को रिश्योर किया कि सब सेफ है। लड़की की माँ आंसुओं के साथ उसका शुक्रिया करने के लिए आई, पर आर्ट बस मुस्कुरा कर बोला, कोई बात नहीं। जिनी और अरीना तुरंत उसके पास आ गई। लोग खुशी से झूम उठे। पूरे शहर उसकी जय जयकार कर रही थी और ये नजारा सच में बहुत ही खूबसूरत था। थोड़ी देर के बाद उसकी इस काम की खबर सीधा रानी तक पहुंच गई। रानी ने तुरंत आर्ट और उसके दोस्तों को बुलाया ताकि उन्हें इनाम दे सकें। जब वो महल पहुंचते तो रानी ने अपनी शानदार और समझदार पर्सनैलिटी के साथ उनका स्वागत किया। पता चला कि वो अरेना की पुरानी दोस्त थी। रानी ने आर्ट को एक बहुत ही बड़ा इनाम देने की ऑफर की, क्वीनरी मैच का टाइटल, जो कि किंगडम के सबसे बड़े सम्मानों में से एक था। पर आर्ट के दिमाग में कुछ और ही था। उसने वो टाइटल लेने से मना कर दिया और बोला, अगर आप मुझे एक अलग रिक्वेस्ट देना चाहें तो मैं वो लेना पसंद करूंगा। रानी मुस्कुराई और बोली, बोलो आर्ट, तुम्हें क्या चाहिए? तुम जो चाहती हो वो तुम्हें मिलेगा। क्वीन के सामने आर्ट ने कहा कि अगर आप मुझे क्वीनरी मैच का टाइटल देने की वजह मेरी एकेडमी का बजट थोड़ा बढ़ा दे तो ये सबसे ज्यादा हेल्प करेगा। आर्ट नहीं चाहता था कि उसे फेस्टिवल के डुएल में प्रैक्टिस करना पड़े, क्योंकि वो अपने आप को फेमस नहीं बनाना चाहता था। क्वीन ने उसकी बात ध्यान से सुनी और सोचा, ये लड़का अपनी ग्लोरी की वजह अपनी एकेडमी के लिए सोच रहा है। ये तो एक बहुत ही सच्चा और हम्बल इंसान है। क्वीन उसके इस स्वभाव को देखकर बहुत ही इम्प्रेस हो जाती है और वो बोलती है कि तुम्हारा रिक्वेस्ट तो मान लिया, लेकिन मैं तुम्हें क्वीनरी मैच का टाइटल फिर भी दूंगी। आर्ट ये सुनकर बहुत ही शौक में आ गया। उसके दिमाग में बस एक ही बात चल रही थी, मेरे लिए सब कुछ इतना कॉम्प्लिकेटेड क्यों होता जाता है। उसके बाद क्वीन ने जिनी और अरीना को भी टाइटल दे दिया और सबको डिसमिस कर दिया। लेकिन कहीं और कुछ लोग छुपकर एक नया प्लान बना रहे होते हैं। एक चोर के ग्रुप लीडर ने कहा, ये सोर्सर का बेटा हमारी सोच से बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, लेकिन चाहे वो कितना भी पावरफुल हो, हम सब मिलकर उसे हरा ही देंगे। और उन्होंने एक नया प्लान रेडी कर लिया। कुछ दिन के बाद एकेडमी के अंदर आर्ट का नाम पूरी तरीके से मशहूर हो गया। हर जगह लोग उसके नाम की ही तारीफ कर रहे थे और लड़कियां उसे अपना दिल कहने रही थी। हर किसी को एक हीरो लग रहा था, लेकिन ये सब देखकर अरीना और ज्यादा इरिटेट होने लगी। एक दिन तो वो आर्ट को लेकर एक लड़की से दूर खींच ले गई और गुस्से में उसकी तरफ देखा। बिना कुछ कहे वहाँ से चली गई। आर्ट बस कंफ्यूज खड़ा रह गया। उसी वक्त एकेडमी के हेडमास्टर खुश नहीं थे। उन्हें लगा कि आर्ट ने अपनी मर्जी से बजट बनवा लिया है, इसलिए उन्होंने एक लेटर भेजकर फेस्टिवल में उनका पार्टिसिपेट करने से मना कर दिया। लेकिन तभी एक नई टीचर एकेडमी में आई। उसका नाम होता है जेसिका। वो हेडमास्टर से बोली, आप चिंता मत कीजिए, सब कुछ मैं हैंडल कर लूंगी। रात को जिनी और अरीना के बीच में झगड़ा हो गया। दोनों ये बात कर रही होते हैं कि आर्ट से ज्यादा प्यार कौन करती है।
बहस इतनी बढ़ गई होती है कि दोनों ने डिसाइड किया कि हम एक दूसरे को चैलेंज करते हैं। आर्ड ने उन्हें रोका और बोला, तुम दोनों अभी एक दूसरे से माफी मांगो। दोनों ने बैठकर माफी मांगने का डिसाइड किया था, लेकिन तभी जेसिका वहाँ पर आ गई। जेसिका मुस्कुराते हुए बोली, माफी क्यों, तुम दोनों फेस्टिवल में कम्पीट करो और वहीं डिसाइड हो जाएगा कि कौन जीतेगा। ये सब जेसिका का प्लान था और उसके इरादे बिल्कुल भी अच्छे नहीं थे। जेनी और अरीना ने उसकी बात को मान ली और दोनों ने फेस्टिवल में एक दूसरे से लड़ने का फैसला कर लिया। फेस्टिवल का दिन आ गया, सारे डुअल्स स्टार्ट हो गए। आर्ड और ओलिविया क्राउड में बैठे सब कुछ देख रहे थे और उनके साथ मेयर और आर्ड के फैमिली मेंबर भी मैचेस का जजमेंट कर रहे थे। सब फाइट्स नॉर्मल चल रही थी, तभी अरेना अपना टर्न लेने की स्टेज पर आ जाती है और वहीं से सब कुछ बदलने वाला था। उसने एक बहुत ही पावरफुल स्पेल चला दिया, इतना पावरफुल कि पूरा ऑडियंस हैरान रह गया। वापस आते वक्त उसकी मुलाकात जिनी से हो गई और दोनों ने डिसाइड किया कि कल फाइनल राउंड में एक दूसरे का सामना करेंगे। दोनों जिनी और अरीना अपने अपने डुअल्स जीतकर ग्रैंड फाइनल तक पहुंच जाते हैं। अब डिसीव बैटल शुरू होने वाली होती है, लेकिन तभी स्पेक्टर्स ने एक और विलन खड़ा कर दिया और अचानक ही एक डीमन में बदल गया और भी कई लोग भीड़ में छुपे थे, उन्होंने भी अपनी असली रूप दिखा दी। जगह पर बड़ी हलचल मच गई। अरीना के बाहर से भी बाहर कई डीमंस किंगडम पर अटैक करने लगे। हालत बहुत ही खराब होने वाली थी। जेसिका तुरंत स्टूडेंट्स को जमा करके ग्रुप्स बना लेती है और उन्हें डीमन से लड़ने के लिए भेजती है। आर्ड और ओलिविया भागकर किंगडम के अंदर बैटल में उतरते हैं, जबकि जेसिका अरीना और जिनी के साथ ही रहती है। लड़ाई शिद्दत से शुरू हो जाती है। अरीना और जिनी पीठ के पीछे खड़े होकर एक दूसरे को प्रोटेक्ट करते हैं और डीमंस को काटते जाते हैं। जो भी सामने आता है गिर जाता है। तभी उनके पीछे एक बहुत ही बड़ा ब्लू बीस्ट आ जाता है, जो कि बाकी सभी से बहुत ही पावरफुल था। दोनों लड़के स्पेल कास्ट करती है, लेकिन कुछ भी उस पर असर नहीं करता। तब मेयर हाइडो आगे आकर उन्हें बचाता है। उसने एक चोर का विंड स्पेल चलाया, जो कि उस बीस्ट को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर देता है। अरीना का दिल खुशी से भर जाता है जब वो अपने फादर को देखती है, लेकिन फिर जेसिका उसके पीछे से निकलती है और अचानक उसके हाथ को मेयर के चेस्ट में घुसा देती है। मेयर जमीन पर गिर जाता है और खून छोड़ देता है। अरीना अपने फादर के पास दौड़ती है और बेहोश और मृत्यु के कगार पर देखती है उनको। जिनी चीख कर पूछती है, तुमने ये क्या किया? लड़की ठंडी आवाज में कहती है, मैं जेसिका नहीं हूँ। ये सब उसकी साजिश थी ताकि अरीना को किडनैप किया जा सके। जिनी को सच्चाई समझ में आती है और अरीना को भागने के लिए टाइम खरीदने की कोशिश करती है, लेकिन लड़की बहुत ही पावरफुल निकली। उसने जिनी को गिरा दिया और उसको मारने के लिए आगे बढ़ गई। उसी लम्हे अरीना गुस्से में चीख उठी और अपने दोस्त को बचाने के लिए आगे कूद पड़ी। अगर तुम मेरे एक भी दोस्त को नुकसान पहुँचाओगे तो मैं अपनी जीभ को काट कर यहीं पर मर जाऊंगी। तुम्हारे सारे प्लान्स बर्बाद हो जाएंगे। वो चिल्लाई। लड़की ने मजाक उड़ाते हुए कहा, तो फिर ऐसा ही है। एक ही बार में उसने अरीना को बेहोश कर दिया, अपने विंग्स फैलाई और उसे उठाकर ले गई। उसका असल नाम सामने आया, जो कि था एला द ड्रैगन क्वीन। अरीना को वो लेकर चली जाती है और जिनी रोते रोते गिरफ्त से टूट जाती है। इसी बीच हॉस्पिटल में मेयर हाइडो धीरे धीरे होश में आता है और एक नर्स की हीलिंग स्पेल के तहत उसका इलाज होता है। आर्ड तुरंत मेयर के पास आ गया और उसने पूछा क्या हुआ। मेयर ने धीरे से कहा, अरीना को उठाकर लेकर गया है। आर्ड के हाथ गुस्से से कस गए। किसने? मेयर ने जवाब दिया, ड्रैगन क्वीन एलिसा ने। ये सुनते ही हेडमास्टर का चेहरा सफेद पड़ गया। वो एक ऐसी डरावनी मखलूक है जिन्होंने कभी दुनिया को बर्बाद करने की कोशिश की थी। आर्ड ने बिना डरे कहा, चाहे उसकी ताकत कितनी भी हो, मैं अरीना को वापस लेकर आऊंगा। जैक ने उसे फकर से देखा, जैसे मुझे अपने बेटे से उम्मीद थी। मेयर आर्ड को राज्य की वॉलेट तक ले गया और बोला, जो चाहिए वो हथियार या आइटम ले लो। आर्ड पहले थोड़ा हिचकिचाया पर फिर मान गया। तब जैक ने मेयर से कहा, क्या तुम उस अरीना को सच के बारे में नहीं बताओगे? मेयर ने धीरे से जवाब दिया, मैं नहीं चाहता हूँ कि वो अपने इकलौते दोस्त को खो दे। दूसरी तरफ अरीना सपने में आर्ड को याद कर रही होती है। उसने देखा जैसे वो उससे पूछ रहा हो, तुम्हारी असली पहचान क्या है? अरीना ने सब कुछ सच बता दिया, लेकिन उसी पल आर्ड उसके सामने से गायब हो गया, जैसे वो कभी था ही नहीं। वो चिल्लाई, उसे रुकने के लिए भीख मांगी, पर सपना वहीं पर खत्म हो गया। जब वो आंखें खोलती है तो देखती है कि उसके हाथ पैर बंधे होते हैं। एलिसा उसके सामने आकर ठंडी आवाज में बोलती है, गुड मॉर्निंग। अरीना गुस्से में पूछती है, तुमने मुझे क्यों बंदी बना कर रखा है? तुम मुझसे चाहती क्या हो? एलिसा मुस्कुराई, क्या तुम्हें अपने पीछे का परिंदा नहीं दिखा? रुको मैं दिखाती हूँ। उसके पीछे एक बहुत ही भयानक बीस्ट था, जो कि पुराने युद्धों में मरे हुए डीमंस का हिस्से में से बना था। उस बीस्ट के पास एक ऐसी शक्ति थी जो कि किंग ऑफ डिस्ट्रक्शन को दूसरे डायमेंशन में बुला सकती थी, लेकिन इसके लिए अरीना के खून की बलि चाहिए थी। तब सच सामने आया। अरीना असल में एक डीमन वंश से थी और उसका असली नाम लेवाई था। अपनी पहचान छुपाने के लिए वो हमेशा अरीना नाम से जीती रही ताकि लोग उसे रिजेक्ट ना करें। वो गुस्से और दर्द से थरथराई और बोली, आर्ड मुझे तुमसे बचा लेगा। एलिसा हंस पड़ी और जब उसे तुम्हारी सच्चाई का पता चलेगा वो तुम्हें छोड़ देगा। ये सुनकर अरीना चुप हो गई। उसके सपने की याद दिमाग में आई और उसका दिल तोड़ गया। एलिसा ने बीस्ट को उसकी बलि के लिए तैयार करना शुरू कर दिया और सब कुछ खत्म होने के कगार पर था। उधर आर्ड अपने सफर के लिए तैयार था। उसने अपने हथियार के लिए एक और जेट जैसी क्राफ्ट में बैठ गया ताकि वो अरीना तक जल्दी से जल्दी पहुंच सके। तभी जिनी रोकती है, आंसुओं में डूबी हुई।
माफ कर दो, मैं अरीना को बचा नहीं पाई, मैं बहुत ही बेकार हूँ। आर्ट ने उसके कंधे पर हाथ रखा और शांत आवाज में बोला, चिंता मत करो, मैं उसे वापस ले आऊंगा। आर्ट ने जिनी से कहा, सबसे जरूरी बात यह है कि तुम रो मत, बस हमारे लिए डिनर तैयार करो। उसकी आंखों के आंसू हल्की सी मुस्कान में बदल गए और उसने सिर हिला दिया। आर्ट ने उसके सर पर हाथ रखा और बिना वक्त गवाए उस जगह की तरफ निकल पड़ा जहाँ अरीना उसका इंतजार कर रही थी। उसी समय अरीना के सामने वो बीस्ट अपना मुंह खोल रहा था उसे निगलने के लिए, लेकिन अगले ही पल एक तेज रोशनी चमकी और वो बीस्ट टुकड़ों टुकड़ों में टूट गया। हाँ, वो आर्ट ही था। अरीना की आंखों में खुशी के आंसू आ गए, उसका दिल सुकून से भर गया। आर्ट जमीन पर उतर कर ठंडे लेकिन दृढ़ शब्दों में बोला, तुम में से कोई भी यहाँ से जिंदा नहीं बच पाएगा। एक पल में उसने 9 जादू एक साथ चैंट कर दिया। पूरा महल और उसके अंदर के सब लोग एक ही झटके में खाक हो गए। आर्ट अरीना के पास गया, उसकी बंधन को तोड़ दिए। अरीना तुरंत उसके गले लग गई, जैसे उसी पल दुनिया उसकी रुक सी गई हो। लेकिन कहानी यहीं पर खत्म नहीं हुई। अलीसा ने अपनी ड्रैगन ट्रांसफॉर्मेशन शुरू कर दी। उसकी आवाज गूंज उठी, मैं यहाँ पर तुम्हारा अंत करूंगी, पर उससे पहले बताओ, क्या तुम्हें पता है कि तुम किसके लिए लड़ रहे हो? आर्ट ने शांत आवाज में कहा, अरीना मेरी दोस्त है। अलीसा हंस पड़ी, दोस्त? क्या तुम्हें ये भी नहीं पता है कि वो एक रॉयल डीमन ब्लड लाइन से है? तुम एक राक्षस का साथ दे रहे हो। अरीना का चेहरा सफेद पड़ गया, उसके हाथ कांपने लगे। उसे डर था कि आर्ट उसे छोड़ देगा जब उसे उसका सच पता चलेगा। लेकिन आर्ट के अगले शब्दों ने उसका दिल हिला दिया, मुझे फर्क नहीं पड़ता वो डीमन है या फिर मॉन्स्टर। मुझे सिर्फ इतना पता है कि वो सबसे ज्यादा काइंड और ब्रेव है जिससे कि मैं कभी मिला हूँ। उसके होने से लगता है कि जैसे दुनिया में रोशनी है और तुम उसे मॉन्स्टर कह रही हो। इस बात के लिए मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। अरीना की आंखें आंसुओं से भर गए, पर इस बार वो दुखी नहीं, मोहब्बत और शुक्रिया के आंसू थे। अलीसा गुस्से में दौड़ती है और एक पावरफुल स्पेल छोड़ा, लेकिन आर्ट ने अपने स्पेयर से उसे रोक दिया। अलीसा ने उन दोनों पर हमला करने की कोशिश की, पर आर्ट ने फायर मैजिक से उसे जिंदा जला दिया। अलीसा के चेहरे पर एक पागल सी मुस्कान थी। आर्ट बोला, क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हें मारना मुश्किल है? अलीसा हंसकर बोली, बिल्कुल। आर्ट ने गुस्से में कहा, तो फिर देख लो, इस दुनिया में कोई भी चीज अमर नहीं है। उसने अपने स्पेयर फेंका जो कि अलीसा के सीने में घुस गया और हवा में ही फट गया। अरीना ने सोचा सब खत्म हो गया, लेकिन नहीं, ये तो बस शुरुआत थी। अलीसा पूरी तरीके से ड्रैगन में बदल गई। उसकी डहार से आसमान कांप उठा, अब मैं तुम्हें मिटा दूंगी। उसने अपनी लाइटनिंग ड्रैगन ब्रीथ छोड़ी, एक ऐसी बिजली जैसे अंधेरी हो, सब कुछ मिटा सकती थी। आर्ट ने एक बड़ा सा प्रोटेक्टिव बैरियर बनाया और अरीना की तरफ मुड़कर बोला, तुम्हारे लिए बेहतर होगा कि अगर तुम ये लड़ाई ना देखो। उसने अपनी सील्ड स्पिरिचुअल एनर्जी को रिलीज की और उसके सामने लिडिया की रोशनी से चमकती मूर्ति प्रकट हुई जो उन्हें गोल्डन लाइट में प्रोटेक्ट कर रही थी। आर्ट ने ऊपर देखा और मुस्कुराया, चलो लिडिया, बहुत दिन हो गए, एक बार फिर से नाचते हैं। लिडिया ने आर्ट के हाथ को पकड़ा और एक चमक के साथ उसके हाथ में एक ऐसा ग्लिमिंग सोड बन गई। एलिसा का चेहरा एक पल के लिए कांप उठा, तुम कौन हो? उसने गुस्से और दर्द के मिक्स टोन में पूछा। आर्ट ने शांत आवाज में बोला, मैं एक सिंपल विलेजर हूँ, लेकिन आज मैं तुम्हें तुम्हारे इस आसमान में मारूंगा। एलिसा जोरदार हंसी में फट पड़ी, एक इंसान ड्रैगन से आसमान में लड़ने चला है, तुम तो बिल्कुल पागल हो। तो आर्ट ने आखिर तान करते हुए कहा, देखते हैं आखिर बेवकूफ कौन है। अगला पल सिर्फ तोड़फोड़ और गरज से भरा था। दोनों की टकरार से आसमान हिल गया। आर्ट ने एक पावरफुल स्पेल को छोड़ा, लेकिन अलीसा ने उसे तोड़ दिया। उसकी हर चल एक जंगली ताकत थी। आर्ट ने हवा में उड़ते हुए अरीना की तरफ देखा, जो चीख कर बोली, आर्ट, तुम्हें ये लड़ाई हारनी नहीं है। उस पल आर्ट ने दिल में सोचा, लगता है कि अब कोई और रास्ता नहीं बचा। उसने अपना असली रूप दिखाया, डीमन किंग आर्ट मेटियोर। अलीसा ने अपनी पूरी ताकत से हमला किया, पर आर्ट ने बिना मुश्किल से उसका वार रोक लिया। अलीसा ने हिचकिचा कर कहा, ये कैसे मुमकिन है? आर्ट ने जवाब दिया, बैटल का सबसे बड़ा राज का एनालाइज समझ कर ही कंट्रोल करो। अब मैं तुम्हें पूरी तरीके से समझ चुका हूँ। दुनिया ने तुम्हें अकेला छोड़ दिया था, इसलिए तुमने उसे बर्बाद करने का फैसला किया। एलिसा गुस्से में दहाड़ उठी, मैं ऐसा गुस्सा पहले कभी महसूस नहीं किया। दोनों ने अपनी अल्टीमेट स्पेल्स को तैयार करे, इतने बड़े कि लग रहा था कि जैसे दुनिया तोड़कर ही गिर जाएगी। एक साथ दोनों ने अपने अटैक को छोड़े, पर आर्ट का स्पेल इतना पावरफुल था कि कुछ ही सेकंड में उसने ड्रैगन क्वीन एलिसा को पूरी तरीके से मिटा दिया। सब कुछ शांत हो गया। आर्ट ने लिडिया की तरफ देखा और कहा, तुम्हें फिर से मेरी रूह में लौटने का समय आ गया है। लिडिया एक रोशनी में बदल गई और उसके अंदर समा गई। आर्ट जमीन पर आया, जहाँ पर अरीना उसे देखकर अभी भी बहुत ही हिली की हिली थी। उसने अपना असली रूप, उसकी असली ताकत दिखा दी थी। अरीना ने मुस्कान जैसी मुश्किल से स्माइल दी और कहा, चलो घर चलते हैं। पर अंदर से उसके दिल में एक ही सोच चल रही थी, मुझे भी स्ट्रॉन्ग बनना होगा ताकि मैं एक दिन आर्ट के साथ कदम से कदम मिला सकूं। उस दिन की कहानी यहीं पर खत्म हुई, लेकिन कहानी का सिलसिला अब एक नई जगह से शुरू होने वाला था। एक पुराने डंजन में, जहाँ एक लड़की 3 साल से मॉन्स्टर से लड़ रही थी। उसका नाम था सेल्फी, जो कि एक वक्त में वेवाडोस की आर्मी का कमांडर हुआ करती थी। सेल्फी ने अपना तलवार सहित में रखा और कहा, आखिरकार मेरा ट्रेनिंग पूरा हो गया है, अब वक्त आ गया है दिखाने का कि दुनिया कितनी ज्यादा बदल चुकी है। वो डंजन से बाहर आई, लेकिन जैसे ही आसमान को देखा वो बहुत ही थरथरा गई। सिर्फ 3 साल में दुनिया इतनी बदल गई, ये तो कुछ गलत लग रहा है। उसके कहने से पहले ही उसके पीछे एक मास्टरमैन खड़ा था। उसने शांत लेकिन अजीब
आवाज में कहा, कैसे हो कमांडर सेल्फी। सेल्फी एक पल के लिए जम गई। ये कौन है जिसे मेरा असली नाम पता है। उसने पूछा, तुम कौन हो, क्या चाहते हो मुझसे। वो आदमी धीरे से बोला, लगता है कि तुम वैसे ही हो जैसे कि 3000 साल पहले थी। सेल्फी की आंखें फट गई। 3000 साल, उसने हिचकिचाते हुए कहा। आदमी मुस्कुरा कर बोला, मैं सब कुछ समझता हूँ। वो आदमी हल्का सा हंस कर बोला, क्या तुम्हें पता नहीं था डंजन के अंदर 1 साल बाहर के 1000 साल के बराबर होता है। सेल्फी थोड़ा सा घबरा गई। हाँ मुझे पता है, उसने झूठ बोलते हुए कहा, पर उसके चेहरे से सबको साफ दिखाई दे रहा था कि वो झूठ कह रही है। फिर उसने पूछा, मेरी बहन लिडिया कहाँ पर है और डीमन किंग बारबाडोस का क्या हुआ। वो आदमी शांत टोन में बोला, डीमन किंग तो कब का मर चुका है। उसने एक स्पेल का यूज करके अपने फर्ज से बचने के लिए खुद को एक नई बॉडी में जन्मा दिया और अब उसका नाम आर्डमिटियोर है। सेल्फी एक पल के लिए सानी रह गई। ये आदमी इतना सच कैसे जानता है। उसके अंदर गुस्सा उभर आया। मुझे खुद जाकर उस आर्ट को सजा देनी होगी, उसने सोचा। उधर एकेडमी में हेड मास्टर अरीना जिनी और आर्ट के साथ बैठा था। वो उन्हें बताता है कि सेकेंडरी स्कूल फेस्टिवल के लिए सबको एक प्ले परफॉर्म करना होगा। सब हंसकर मान गए और जाने लगे, लेकिन जाने से पहले हेड मास्टर ने आर्ट को एक अजीब लेटर दिया। ह्यूमन स्किन पर लिखा हुआ था। उसमें लिखा था कि मैं गोल हेड हूँ और मैं इस स्कूल और इसके सब लोगों को मिटा दूंगा। हेड मास्टर ने कहा, अगर ये धमकी सच हो गई तो तुम्हें सबको बचाना होगा। आर्ट ने शांत चेहरे के साथ कहा, ठीक है, और फिर सब अपनी क्लास की तरफ चले गए। लेकिन जैसे ही क्लास स्टार्ट हुई, दरवाजा जोर से खुला और अंदर से आई सेल्फी। उसके चेहरे पर क्रोध था। वो हर स्टूडेंट से एक एक करके पूछ रही थी, तुम आर्ट हो, तुम आर्ट हो। पूरा क्लास शौक में देख रहा था। तभी ओलिविया आगे बढ़ी। उसने सेल्फी को सिर पर जोर से एक थप्पड़ मारा और डांटते हुए बोली, तुमने 3000 साल डंजन में बिताए और फिर भी तमीज नहीं सीखी। आर्ट ने हल्की सी मुस्कान के साथ सिर हिला दिया। वो ओलिविया से सहमत था। सेल्फी ने उसे देख लिया। उसका चेहरा बदल गया। वो सीधा उसके पास गई और बोली, तुम ही हो आर्डमिटियोर, डीमन किंग का रीइंकार्नेशन। सही कहा ना। मुझे सब सच बताना होगा। मेरी बहन लिडिया कहाँ पर है, बाकी डीमंस और मोस्टर कहाँ पर गए और तुमने अपना पुनर्जन्म क्यों किया। आर्ट ने शांत टोन में कहा, ये सब एक गलत फहमी है। पर सेल्फी ने उसे रोका और कहा, मैंने रिसर्च किया है, सब रिकॉर्ड्स के हिसाब से तुम ही हो डीमन किंग का नया रूप। ओलिविया उसकी बातें ध्यान से सुन रही थी और आर्ट का चेहरा थोड़ा सा सीरियस हो गया। लग रहा था कि जैसे बात अब उसके खिलाफ जा रही हो। फिर भी आर्ट ने दोबारा से कहा, मैंने कहा ना, ये सब बस एक मिसअंडरस्टैंडिंग है। सेल्फी थोड़ा सा हंसी और बोली, ठीक है, तो एक काम करते हैं। अगर तुम्हें लगता है कि ये झूठ है तो तुम मुझसे लड़ो। अगर मैं जीत गई तो तुम सच बताओगे, या फिर क्या डीमन किंग इतने सालों बाद एक डरपोक बन गया है। आर्ट के चेहरे पर इरिटेशन आ गई। उसने उसकी प्राइड को चोट पहुंचाई थी। तभी अरीना अंदर आई और जोर से बोली, अगर चैलेंज चाहिए तो मुझसे लड़ लो, लेकिन आर्ट के बारे में ऐसी बातें करने की हिम्मत मत दिखाना। सेल्फी ने अरीना की तरफ देखा। उसकी आंखों में एक रिस्पेक्ट था। उसने सोचा, ये लड़की कुछ खास है। लिडिया जैसे चेहरे वाली एक लड़की वहाँ पर खड़ी थी। उसने पूछा, तुम कौन हो। तो अरीना ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मैं आर्ट की सबसे पहली और सबसे करीब दोस्त हूँ। ये सुनकर सेल्फी भी मुस्कुरा कर बोली, तो फिर तुम मेरी दोस्त हुई ना। लेकिन अरीना ने ये बात तुरंत मना कर दी। ये देखकर सेल्फी को बहुत ही गुस्सा आ गया और वो बोली, तो फिर मैं खुद आर्ट का सामना करूंगी। ओलिविया ने उसके इस डिसीजन को अप्रूव कर दिया और सभी लोग डुएल के लिए बाहर निकल पड़े। आर्ट ने मन ही मन में सोचा, मुझे जानबूझकर ये फाइट हारनी होगी ताकि किसी और को मेरे बारे में शक ना हो। डुएल शुरू हुआ और सेल्फी ने पहली अटैक में अपर हैंड ले लिया, लेकिन उसके कुछ शब्दों ने आर्ट को प्रोवोक कर दिया और तब आर्ट ने पूरा कंट्रोल ले लिया। ओलिविया ने आर्ट को विनर डिक्लेयर कर दिया। सबको लगा फाइट खत्म हो गई, लेकिन सेल्फी ने जमीन पर से उठकर चिल्लाया, मैं अभी नहीं हारी हूँ। उसने एक नया स्पेल कास्ट किया जिससे कि एक बहुत ही बड़ा सोर्ड समन हो गया। आर्ट ने चीख कर कहा, ओ तलवार यहाँ पर मत यूज करो, पर सेल्फी ने उसकी बात नहीं मानी और पूरी फोर्स के साथ चार्ज कर दिया। आर्ट ने अपना बैरियर एक्टिवेट कर लिया और गुस्से में एक डेंजरस स्पेल को कास्ट करने वाला था। तभी ओलिविया बीच में आ गई और दोनों को रोक लिया। अपने आसपास देखो, ओलिविया जोर से चिल्लाई, तुम्हारी तलवार से निकलने वाली पॉइजन हर पल्स के साथ हवा में फैल रही है। सब लोग इससे जहर ले रहे हैं। ये सुनकर सेल्फी बहुत ही शौक में जम गई। उसने रो कर कहा, ये सब आर्ट की वजह से हुआ है। लेकिन उसके कहने से पहले ही एना ने उसके सिर पर थप्पड़ मार दिया और कहा, जब गलती हो जाए तो उसका दोष दूसरों पर मत डालो। गलती करो और माफी मांगो, वरना कोई तुम्हें कभी भी अपना नहीं समझेगा। ये सुनकर सेल्फी को अपनी बहन लिडिया की बातें याद आने लगी। उसकी आंखों में आंसू आ गए और वो धीरे से बोली, मुझे माफ कर दो, मेरा वो मतलब नहीं था। आर्ट ने भी अरीना की तरफ देखा और सोचा कि वो कितनी ज्यादा लिडिया जैसी लगती है। उसके बाद सब वापस क्लास में चले गए, जहाँ पर आर्ट ने सबको अपकमिंग फेस्टिवल के बारे में बताया। हर किसी को अपना अपना रोल दिया और माहौल फिर से नॉर्मल हो गया। लेकिन दूर कहीं एक मास्ट आदमी छुपकर आर्ट को देख रहा था, जो उसे मारने की एक बहुत ही बड़ी प्लान बना रहा था। ये तो बस शांति से पहले की सुकून था। अगले दिन स्कूल फेस्टिवल
कल शुरू हुआ। आर्ट और अरीना एक साथ शॉप में घूम रहे थे, ऑफिशियली पेट्रोल पर असल में दोनों एक दूसरे के साथ वक्त बिता रहे थे। अरीना के चेहरे पर क्लियरली दिखाई दे रहा था कि वो आर्ट के साथ रहकर बहुत ही खुश है। तभी अचानक से एक बहुत ही जबरदस्त एक्सप्लोजन हुआ। दोनों तुरंत वहाँ पर पहुँच गए जहाँ पर सेल्फी एक आदमी पर तलवार ताने खड़ी थी। आर्ट ने गुस्से में कहा, ये क्या कर रही हो सेल्फी? सेल्फी ने उसकी तरफ देखा और कहा, ये आदमी एक डीमन है, इसे जिंदा छोड़ना खतरा होगा। आर्ट ने थोड़ा सा थका हुआ सांस लिया। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि सेल्फी कब सुधरेगी। सेल्फी ने उस आदमी की आंखों में देखती हुई चिल्लाया, ऐसे आई सिर्फ डीमंस के होते हैं, ये पक्का एक डीमन है। वो आदमी घबरा गया और डरते हुए बोला, नहीं, मैं सिर्फ एक नॉर्मल इंसान हूँ। लेकिन सेल्फी ने जिद से कहा, तुम झूठ मत बोलो, तुम एक डीमन हो। उसकी बचकानी सोच सबके सामने आ गई। तभी ओलिविया वहाँ पर पहुँचती है और सिचुएशन समझाती है। वो बताती कि ये आदमी एक रेस्टोरेंट का ओनर है जहाँ पर वो खुद कभी काम करती थी और वो पूरी तरीके से इंसान है। अपनी गलती समझकर सेल्फी शर्म से झुक गई। अरीना उसके पास जाकर कहती है, चलो हम सब कैफे चलते हैं, और सेल्फी मान जाती है। कैफे के अंदर आर्ट, ओलिविया और अरीना खड़े होते हैं। तब आर्ट एक अजीब से ट्री को देखकर पूछता है, इस पेड़ से ये स्ट्रेंज एनर्जी क्यों आ रही है? ओलिविया कहती है, ये बात मैं किसी को नहीं बता सकती आर्ट, बस इतना समझ लो ये कल होने वाले 100 टूर्नामेंट से जुड़ा हुआ है। फिर वो मुस्कुराकर कहती है, वैसे मैंने अपना नाम रजिस्टर करवा दिया है। तो आर्ट हल्का सा हंस कर कहता है, तो मतलब विनर पहले से ही तय है। ओलिविया स्मिरिक करती है, नहीं, क्योंकि तुम भी पार्टिसिपेट कर रहे हो। आर्ट बहुत ही शौक में कहता है, मुझे सबके सामने अपनी स्ट्रेंथ दिखाना पसंद नहीं है। ओलिविया की आंखें थोड़ी थकी हो जाती है और वो कहती है, तुम पार्टिसिपेट करोगे वरना मुझे और तरीके यूज करने पड़ेंगे। ये सुनकर आर्ट चुप हो जाता है और कहता है, ठीक है, मैं टूर्नामेंट में आऊंगा। ये क्लियर था कि ओलिविया के पास आर्ट के बारे में सब सीक्रेट्स थे। बाद में आर्ट कैफे पहुंचते हैं जहां पर सेल्फी हर जगह पर गड़बड़ कर रही होती है। वो कुछ भी करती है सब बिगड़ ही जाता है। उसे देखकर लगता है कि ये लड़की होपलेस केस है। फिर भी जब सब गर्ल्स ने आर्ट को बुलाया तो वो अंदर चला गया। वहाँ जाकर उसने देखा सब लड़कियां उसको एडमायर कर रही थी। आर्ट थोड़ा शर्म से लाल हो गया। फिर तभी अरीना ने उसका हाथ पकड़कर उसे वहाँ से खींच लिया। जिनी ने गुस्से में पूछा, क्या तुम्हें लगता है कि आर्ट सिर्फ तुम्हारा है? हम भी उसकी सेवा करना चाहते हैं। अरीना ने तुरंत जवाब दिया, मैं आर्ट को किसी और को नहीं दूंगी, चाहे मुझे अपनी जान ही क्यों न देनी पड़े। दोनों के बीच फिर से एक बार लड़ाई शुरू हो गई। दोनों अपने प्यार के लिए लड़ रही थी। आखिरकार उन्होंने डिसाइड किया कि ये बात 100 टूर्नामेंट में डिसाइड होगी, जो जीतेगा आर्ट उसी का होगा। टूर्नामेंट शुरू हुआ। अरीना ने पहला मैच खेला और आसानी से जीत गई। आर्ट और ओलिविया भी अपने मैचेस जीतकर आगे बढ़ते गए। फिर जिनी की बारी आई। उसके सामने एक डेंजरस ओपोनेंट था और वो हारने वाली नहीं थी। उसके सामने एक बहुत ही डेंजरस ओपोनेंट था और वो हारने वाली थी। लेकिन आर्ट ने उसको मोटिवेट किया, उसे हिम्मत दी। जिनी ने अपनी पूरी ताकत जोड़कर एक कमबैक किया और मैच को जीत गई। इस तरह सभी लोग फाइनल तक पहुंच गए। मैचेस के बाद आर्ट अरीना से बाहर निकला जहां पर जिनी उसका वेट कर रही थी। उसने पूछा, अरीना और सेल्फी कहां पर गए? आर्ट ने मुस्कुराते हुए कहा, वो दोनों कैफे चली गई है। कस्टमर्स इतने ज्यादा हैं कि उन्हें हेल्प करनी पड़ रही है। जिनी के चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान आ गई और वो बोली, ठीक है, तो चलो मेरे साथ अगले कॉन्टेस्ट में। ये फेस्टिवल का ब्यूटी पैगनेट था जहाँ पर सबसे हैंडसम लड़का और सबसे खूबसूरत लड़की चुनी जा रही थी। जिनी ने उसे कहा कि वो चाहती कि आर्ट उसका पार्टनर बने। उसके दिल के फीलिंग एकदम क्लियर थे और आर्ट ने ज्यादा मना भी नहीं किया। उसने ये सोचकर हाँ कर दिया कि कम से कम इससे जिनी का दिल तो नहीं टूटे और वो वहाँ से दूसरे स्टूडेंट्स पर भी नजर रख सकेगा। थोड़ी देर के बाद दोनों वेन्यू पर पहुँच जाते हैं। आर्ट ने वहाँ पर खड़े सब लोगों को देखा और तभी उसकी नजर एक ऐसे लड़के पर पड़ती है जिसका चेहरा उसे कुछ जाना पहचाना लगा। तब उसे याद आया, ये तो वही लड़का है जिसने पहले जिनी पर हाथ उठाया था। आर्ट ने उसे सीधा पूछा, तुम यहाँ पर जिनी के लिए आई हो? वो लड़का घबरा गया, नहीं, कृपया मुझे मत मारो, उसने डरते हुए कहा। आर्ट ने ध्यान से देखा तो नोटिस किया कि वो पहले से काफी मोटा हो गया था। उस लड़के ने सच बता दिया, मैं सिर्फ इला के लिए आया हूँ जो कि स्टेज पर है। आर्ट ने शांत आवाज में पूछा, तुम इस हालत में कैसे पहुँच गए? उसने दर्द भरी आवाज में जवाब दिया, जब तुमने मुझे हरा दिया था मैं टूट गया था, बस खाता गया और अपने आप से हार गया। आर्ट ने सिर्फ इतना कहा, ठीक है, बस ठीक है, तुम चुप हो जाओ अब। तभी जिनी स्टेज पर आई एक अलग ही कॉन्फिडेंस के साथ। लोग उसका नाम चीयर कर रहे थे। वो लड़का उसे देखकर बोला, ये कॉन्फिडेंस तुम्हारी वजह से हुई है, मैं तो सिर्फ उसके रास्ते में एक रुकावट था, मैं माफी मांगना चाहता हूँ पर मेरे अंदर वो हिम्मत नहीं है। इतना कहकर वो वहाँ से चला गया एक टूटी हुई रूह के साथ। पेगेंट के एंड में आर्ट और जिनी ने सबको हराकर जीत हासिल की। दोनों वापस कैफे आए जहाँ पर हमेशा की तरह इना उनके जीतने पर गुस्सा हो गई और फाइनल का समय था। आर्ट का सामना ओलिविया से हुआ। दोनों के बीच जबरदस्त टकरार हुई। आर्ट ने एक बैरियर क्रिएट किया ओलिविया के अटैक्स को रोकने के लिए, लेकिन उसने कॉन्टेस्ट के रूल को तोड़ दिए क्योंकि उसने फाइट में मैजिक का यूज कर लिया था। इस वजह से आर्ट डिस्क्वालीफाई हो गया जबकि ओलिविया हवा में
तैर कर मुस्कुरा रही थी। आखिरी फाइट थी जिनी और अरीना के बीच में। दोनों के दिल में जलन और प्यार का तूफान था। हर बार जब कोई चिल्लाकर कहता है मैं आर्ट से प्यार करती हूँ, तो आर्ट बस शर्मा कर प्रार्थना करता है कि ये मैच जल्दी से खत्म हो जाए। आखिर में अरीना जीत जाती है और दोनों लड़कियां आंसुओं के साथ अरीना से निकल गई। अरीना ने जिनी को चेतावनी दी, मैं तुम्हें दोबारा आर्ट की तरफ देखने नहीं दूंगी, पर जिनी ने ऑब्वियसली उसकी बात को ज्यादा सीरियस नहीं लिया और चली गई, अपनी आंखों में अब भी आर्ट के लिए एक सॉफ्ट सी फीलिंग के साथ। उसी वक्त एक मास्कमैन उन दोनों को छुप कर देख रहा होता है और उन्हें खत्म करने का प्लान बना रहा होता है। बस सही वक्त का वेट कर रहा था। अगले दिन फेस्टिवल का सेकंड एक्ट स्टार्ट हो जाता है। आर्ट, अरीना और उनके फ्रेंड्स एक प्ले परफॉर्म्स करने वाले थे जिसमें उन्हें डीमन किंग बारबाडोस की लाइफ और उसके डाउनफॉल की स्टोरी दिखानी थी। शुरुआत में सभी स्टूडेंट्स थोड़े से नर्वस थे, पर जैसे ही परफॉर्मेंस स्टार्ट होती है सब कुछ एकदम परफेक्ट हो गया। ऑडियंस उनके सीन को देखकर एकदम बहुत ही खुश हो गया। आर्ट जब वो सीन प्ले कर रहा होता है जहाँ डीमन किंग बारबाडोस अपनी पुरानी बैटल याद करता है, तब उसकी माइंड में अपनी खुद की मेमोरीज फ्लैश होने लगती है, उन ब्रूटल लड़ाइयों की जो कि उसने कभी लीडिया के साथ लड़ी थी। वो याद करते कि कैसे उनके एनिमी कमांडर कितना पावरफुल था, उसको हराना आसान नहीं था। एक वक्त ऐसा भी आया था जब सेल्फी ने कहा था कि वो भी उनके साथ लड़ेगी, पर लीडिया ने मना कर दिया था। कुछ दिन के बाद सेल्फी रात को बारबाडोस के पास गई। उसकी आंखों में आंसू थे। उसने कहा, आप मुझे लड़ने क्यों नहीं देते? मैं दिन रात ट्रेनिंग करती हूँ अपने सिस्टर लीडिया के लिए। बारबाडोस का दिल पिघल गया और उसने कहा, ठीक है, लड़ना चाहती हो तो लड़ो, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा। अगले दिन उनका सबसे फायरेस्ट बैटल स्टार्ट हुआ। एनिमी कमांडर बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। एक मोमेंट ऐसा है जब उसने ऑलमोस्ट लीडिया को मार ही दिया था, तभी ग्राउंड आकर नीचे से टूट गया। उस सेल्फी का ट्रैप था। उस चांस का फायदा उठाकर लीडिया ने एक पावरफुल स्ट्राइक से कमांडर को खत्म कर दिया। सब लोग सेलिब्रेट करने लगे और सेल्फी को उस बैटल का सबसे बड़ा होनर मिला। वापस प्रेजेंट टाइम में आते हैं। उनका प्ले एकदम से सक्सेसफुल रहा। ऑडियंस ने जोर से तालियां बजाई, पर सेल्फी की नजर भीड़ में एक लड़की पर पड़ती है जो कि बिल्कुल उसकी सिस्टर लीडिया जैसी लग रही होती है। वो भागकर उसे गले लगाती है, पर उसे शौक लगता है वो लीडिया नहीं थी। ये देखकर उसके अंदर होम सिकनेस और दुख और भर जाता है। तभी वही मास्कमैन जिसका नाम घोल हेड होता है, जिसने की पहले धमकी भरा मैसेज भेजा था, वहाँ पर आ जाता है। उसकी आंखें उस सीन पर टिकी होती है। वो सिर्फ एक ही चीज चाहता था, तबाही। परफॉर्मेंस के बाद आर्ट और जिनी स्कूल के बाहर वेट कर रहे होते हैं ताकि सेल्फी से पूछ सके कि वो इतनी जल्दी क्यों चली गई। तभी सेल्फी आती है। उसके चेहरे पर गुस्सा साफ दिखाई दे रहा होता है। वो आर्ट से कहती, कल तुम मुझे स्कूल यार्ड में मिलना। जिनी सोचती कि शायद से सेल्फी अपना प्यार कन्फेस करना चाहती, इसलिए वो अरीना को भी साथ ले आती है। अगले दिन जब यार्ड स्कूल यार्ड पहुंचता है तो वो देखते हैं कि सेल्फी एक हाथ में एक बड़ा सा सोर्ड, वही सोर्ड जो कि उसकी सिस्टर लीडिया का था। सेल्फी एक पावरफुल स्पेल चैंट करती है और एक पास की ट्री से एक एनर्जी रिलीज होती है जो कि उस सोर्ड के अंदर सील थी। सेल्फी सीधा आर्ट की तरफ देखती है और कहती है, आज मैं तुम्हें मार दूंगी। ये कहकर वो अपने हाथ में एक सेकंड सोर्ड समन करती है और पूरी ताकत के साथ आर्ट पर अटैक करती है। आर्ट पीछे हटकर सिचुएशन समझने की कोशिश करता है, पर सेल्फी उसके पीछे पीछे आती है। उसका इरादा क्लियर था। वो सिर्फ एक ही चीज चाहती थी, आर्ट का एंड। जब आर्ट ने सेल्फी की आंखों में देखा तो उसे तुरंत समझ में आ गया उसके दिमाग पर किसी ने कंट्रोल किया है। वो ब्रेन वॉश हो चुकी होती है। दूर से वो मास्टरमैन सब कुछ देख रहा होता है और उसके चेहरे पर एक खतरनाक मुस्कान होती है। उसने सेल्फी को जब कैप्चर किया था तब उसने उसके दिमाग में एक इल्यूजन दिखाया था। उसमें उसकी सिस्टर लीडिया को बारबाडोस के हाथों मरते हुए दिखाया गया था। ये शौक इतना ज्यादा था कि सेल्फी के दिल में बदले की आग जल उठी और उसने कसम खाई थी कि वो आर्ट को खत्म कर देगी। सेल्फी ने आर्ट पर एक पावरफुल अटैक किया और उसके पीछे जख्म कर दिया। उसे लगा कि वो आर्ट को मार चुकी है, पर जब उसने देखा कि उसकी सिस्टर लीडिया वापस नहीं आई तो वो रुक गई। तभी जिनी और अरीना वहाँ पर आ जाते हैं और सेल्फी को रोकने की कोशिश करते हैं और उनका हर एफर्ट बेकार जाता है। सेल्फी इतनी पावरफुल होती है कि वो दोनों को आसानी से गिरा देती है, जैसे वो सिर्फ शैडो हो। जैसे ही उन्हें खत्म करने वाली होती है तभी आर्ट वापस आ जाता है। इस बार उसने अपनी पूरी एनर्जी अनलॉक कर ली होती है। उसको देखकर सेल्फी का गुस्सा और बढ़ जाता है और वो फिर से ऊपर टूट पड़ती है। आर्ट बस बचकर उनके अटैक से दूर होता है क्योंकि उन्हें सच में नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता था। उसने डिसाइड कर लिया था कि वो सेल्फी पर फुल फोर्स से अटैक नहीं करेगा। तभी सेल्फी को एक परफेक्ट चांस मिलता है। वो एक फाइनल किलिंग स्ट्राइक करने वाली होती है। उसके दिमाग में एक आवाज गूंजती है, रुक जाओ। ये आवाज किसी और की नहीं बल्कि उसकी सिस्टर लीडिया की होती है। उस आवाज ने जैसे उसके दिमाग में अंधेरे को तोड़ दिया था। सेल्फी तुरंत रुक जाती है और होश में वापस आ जाती है। तभी वो मास्टरमैन आगे बढ़ता है। उसके चेहरे पर गुस्सा और नफरत साफ दिखाई दे रहा था। वो सेल्फी को देखता है और कहता है, निकम्मा लड़की। ये देखकर सेल्फी पर वो हमला करता है और उसके हाथ में से एक पावरफुल वेपन छीन लेता है। फिर वो आर्ट की तरफ मुड़ता है और कहता है, अगर ये मुझे नहीं मार सकती तो मैं खुद तुझे खत्म
कर दूंगा। वो पूरी ताकत के साथ आर्ट पर चार्ज करता है, लेकिन आर्ट एक ही मोमेंट में काउंटर करता है, उसका हाथ काट देता है और उसे हवा में उछाल देता है। और वो मास्कमैन इतनी आसानी से नहीं मरता। वो हवा में उड़ता है और लीडिया का सेकंड स्वॉर्ड लेकर आर्ट पर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन तब एक बहुत ही अजीब चीज होती है। वो स्वॉर्ड उसे एक्सेप्ट नहीं करता। उसकी एनर्जी उसके खिलाफ चली जाती है और उसके पूरे शरीर में बिजली की तरह शॉक फैल जाती है। आर्ट उसे ठंडी नजर से देखता है और कहता है ये स्वॉर्ड सिर्फ उसी को चुनता है जो कि इसके लायक हो। आर्ट अपने हाथ में वो स्वॉर्ड पकड़ लेता है और उसके अंदर की एनर्जी को कंट्रोल कर लेता है। फिर वो एक पावरफुल स्पेल को कास्ट करता है, जिसे एक ही मोमेंट में वो मास्कमैन हमेशा के लिए मिटा दिया जाता है। बैटल के बाद आर्ट सेकंड स्वॉर्ड लेने के लिए आगे बढ़ता है। तभी उस स्वॉर्ड से एक रोशनी निकलती है और उसके सामने लीडिया की स्पिरिट आ जाती है। वो सेल्फी के पास जाती है और प्यार भरे अंदाज में कहती है, तुम ये सब क्यों कर रही हो मेरी बच्ची? आर्ट किसी चीज के लिए जिम्मेदार नहीं है। अपनी जिंदगी खुशी और सुकून से जियो और ये याद रखना मैं हमेशा खुश रहूंगी। ये कहकर लीडिया की स्पिरिट धीरे धीरे रोशनी में गायब हो जाती है। सेल्फी जमीन पर गिरती है, उसकी आंखों से आंसू बह रहे होते हैं। उसके दिल में दुख भी था और सुकून भी। अगले दिन आर्ट, जिनी और अरीना एक कैरेज में सफर कर रहे होते हैं। तभी अचानक कुछ अजीब होता है, पूरा वक्त रुक जाता है। वो सब एक अलग ही डायमेंशन में पहुंच जाते हैं। आर्ट और उसके साथी के सामने एक छोटा सा बच्चा खड़ा होता है। उसने कहा वेलकम। आर्ट ने पूछा क्या तुम डीमन हो? बच्चा हल्का सा मुस्कुरा कर बोला, इंसान हमेशा जो समझ नहीं पाते उसे बुरा कह देते हैं। अगर उस हिसाब से देखो तो हाँ मैं डीमन हूँ, लेकिन अगर तुम मेरी असली नेचर देखो तो समझ जाओगे कि मैं वैसा नहीं हूँ। आर्ट ने फिर से पूछा तुम्हें मुझसे क्या चाहिए? तो बच्चा बोला इस दुनिया में अनंत जगह में अनंत वर्ल्ड हैं। पास्ट और फ्यूचर बार बार रिपीट होते हैं, लेकिन एक अजीब सी शक्ति है जो कि इस बैलेंस को बिगाड़ना चाहती है। अगर वो शक्ति डीमन किंग में मिल गई तो पूरी दुनिया हिल जाएगी और वो दोनों में से कोई हमेशा के लिए मिटा दिया जाएगा। आर्ट ने थोड़ा हैरान होते हुए कहा थोड़ा सिंपल शब्दों में बताओ, हम समझ नहीं पा रहे। बच्चा बोला मैं चाहता हूँ कि तुम उस शक्ति को डिस्ट्रॉय कर दो। अचानक तीनों ने अपने आप को एक अलग ही जगह पर पाया। आर्ट ने गंभीरता से कहा लगता है कि हम पास्ट में आ चुके हैं। जिनी ने पूछा तुम्हें कैसे पता? आर्ट ने आसमान की तरफ इशारा किया, ऊपर देखो दो चांद दिख रहे हैं। हमारी दुनिया में तो एक ही चांद है। बहुत ही साल पहले एक बड़े हादसे में दूसरा चांद खो गया था और यहाँ की इन्वायरमेंट से लगता है कि हम फ्रोडिया किंगडम में हैं, वहीं जहाँ डीमन किंग बारबाडोस खुद रूल करता था। अगर उस बच्चे की बात सच है तो हमें उससे मिलना ही होगा। इतने में एक लड़की की चीख सुनाई दी। वो एक बड़े स्कॉर्पियन से बचकर भाग रही थी। अरीना ने शौक होते हुए कहा ये हमारी दुनिया के मॉन्स्टर्स जैसे नहीं है। आर्ट बोला हमें उसकी मदद करनी होगी। उसने तुरंत कई मैजिक सर्कल्स बनाए और एक पावरफुल स्पेल से स्कॉर्पियन को उड़ा दिया। तभी एक आवाज आई, तुम बहुत ही पावरफुल हो, मेरे फॉलोअर की जान बचाने के लिए धन्यवाद। तीनों ने पीछे देखा तो वो ओलिविया थी। अरीना और जिनी दोनों बहुत ही हैरान हो गए। ओलिविया ने थोड़ा कंफ्यूज होते हुए पूछा क्या हम पहले भी मिल चुके हैं? आर्ट ने तुरंत कवर करते हुए कहा नहीं, ये दोनों बस आपके नाम पर रेपुटेशन प्रभावित करते हैं। ओलिविया ने एक स्पेल बोला जिससे कि जिनी और अरीना दोनों ही बेहोश हो गए, लेकिन आर्ट पर कोई असर नहीं हुआ। ओलिविया ने उसकी तरफ देखा और पूछा तुम पर स्पेल का असर क्यों नहीं हुआ? आर्ट ने कामली जवाब दिया शायद से आपने मैजिक की इंटेंसिटी कम रखी थी। ओलिविया ने कुछ नहीं कहा, सिर्फ बोला फॉलो मी। अगली सुबह जब वो आगे गए तो उन्होंने देखा कि वो ओलिविया के घर में है। घर का डिजाइन बहुत ही अलग और मैजिकल था। ओलिविया ने आर्ट से कहा तुम इस शहर की हालत देखकर काफी परेशान लग रही हो। आर्ट ने कहा हाँ काफी टाइम हो गए मुझे इस जगह पर आए हुए, क्या मैं पूछ सकता हूँ कि आपने हमें यहाँ पर क्यों बुलाया? ओलिविया ने सीधा कहा अपनी फोर्सेस को जोड़ने के लिए। ये कहानी एक ऐसे दौर की है जिसे लोग ग्रेट हीरोज का युग कहते हैं। उस समय इंसानों पर बाहर के अटैकर्स ने हमला कर दिया था। उन्हीं अटैकर के द्वारा पैदा हुए डीमंस ने ह्यूमंस के साथ भयानक युद्ध छेड़ दिया। आज जो जंग हम लड़ रहे हैं वो क्वीन बारबाडोस के कारण है, जो कि ह्यूमन सोर्सरी पर रिसर्च कर रही है। तभी ओलिविया ने आर्ट से कहा तुम्हारे अंदर मैजिक का कमाल का टैलेंट है, तुम जैसे इंसान हमारे लिए बहुत ही बड़ी एसेट हो सकते हो। आर्ट ने थोड़ा सा सांस ली और बोला तो मतलब तुम मुझे ऐसे ही आजाद नहीं छोड़ सकती हो? फिर वो शांत आवाज में बोला ठीक है, लेकिन मेरी दो शर्तें हैं। पहली, ये दोनों लड़कियां मेरे साथ रहेंगी और दूसरी, हमें वार्डा के ट्रोव के साथ असाइन किया जाए। ओलिविया बहुत ही हैरान होकर बोली क्या तुम्हें समझ में है कि तुम क्या कह रहे हो? वार्डा का डिवीजन तो रिसर्च और हीलिंग के लिए, फाइटिंग के लिए नहीं। आर्ट ने फिल्म टोन में कहा मुझे सब कुछ पता है, हम मैजिक एकेडमी के स्टूडेंट हैं, मुझे सिर्फ अपना फर्ज निभाना है। ओलिविया थोड़ी देर सोचती है और फिर मुस्कुराती है ठीक है। वार्डा के लोग मोस्टली स्कॉलर्स और हीलर्स होते हैं, फाइटर्स नहीं। वहाँ डेथ रेट भी बहुत ही कम है। अगर ये तुम्हारी शर्तें हैं तो मैं अपनी अथॉरिटी से तुम्हें उसके अंडर असाइन करती हूँ। कुछ देर के बाद वो सब वार्डा के रिसर्च सेंटर पहुँच जाते हैं। आर्ट अपने मन में सोचता है कि अगर हम वार्डा के अंदर रहेंगे तो ही इन दोनों लड़कियों के लिए खतरा कम होगा। बस ये काम मेरे लिए थोड़ा सा बोरिंग है। पर तभी अचानक एक बड़ा एक्सप्लोजन होता है। लेबोरेटरी के अंदर से धुआं निकलता है और उसी धुएं से एक औरत बाहर आती है, वार्डा खुद। वो खुशी से चिल्लाती है मुझे पता था कि मेरा एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल होगा। फिर उसने अपनी मैजिक से पूरा लैब तुरंत रिपेयर कर दिया और सबको अंदर बुलाया। नए रिक्रूट्स मेरे डिवीजन के लिए। बहुत ही दिनों के बाद वो कहती है तुम लोग मुझसे मिलने के लिए आए हो क्योंकि तुम मुझे एडमायर करते हो। आर्ट शांति
शांति से जवाब देता है, हम यहाँ पर एक ही वजह से आए और मैं हूँ तुम्हें बताता हूँ। उसने वाडा को सब कुछ बता दिया कि वो फ्यूचर से आया है। ये सुनकर वाडा की आंखों में एक्साइटमेंट और चमक उठी। मैं तुम्हें तुम्हारे वक्त में वापस भेजने का तरीका ढूंढूंगी, वो कहती है। पर तभी एक जोर का गेट खुलता है और सेल्फी गुस्से में अंदर घुसती है, सीधा वाडा के पीछे। उसके तुरंत बाद लीडिया भी आती है और आर्ट उसे देखकर बहुत ही शौक होता है। लीडिया वाडा का कॉलर पकड़कर गिर जाती है। मैंने कहा था कि मुझे ज्यादा सपोर्ट भेजो, क्या तुम मुझे लाइटली ले रही हो? वाडा हल्की सी स्मिरिक करती है, तो इन तीनों को ले जाओ। पर आर्ट ने बीच में बोल दिया, लीडिया को प्रोवोक कर दिया। लीडिया गुस्से में चिल्लाई, बाहर चलो, मुझे तुमसे लड़ना है। दोनों बाहर निकलते हैं और लीडिया बिजली की स्पीड से पंचेस मारने लगती है। आर्ट हर एक पंच को ब्लॉक करता जाता है, एकदम कामली, एकदम कॉन्फिडेंस के साथ। लीडिया ने एक छोटी सी चाल चली, उसने आर्ट की आंखों में एक मिट्टी फेंक दी और उसके पेट में जोर का किक मारा। आर्ट अभी समझ ही रहा था कि उसने एक भयानक पंच मार दिया। आर्ट पीछे हटता है और तुरंत काउंटर करता है, लेकिन लीडिया ने एक अपर कट मारा जिससे कि आर्ट हवा में उछल गया। आर्ट ने अपने पैर से उसके सर पर पुश किया और उसको जमीन पर गिरा दिया। अगले ही पल दोनों ने अपनी फुल पावर के साथ अटैक किया और उनके स्ट्राइक एक दूसरे से टकरा गए। धरती हिल गई, हवा में धमाका गूंज गया। सूरज ढलने तक ये तेज लड़ाई चलती रही और आखिर में ये फाइट ड्रॉ पर खत्म हो गई। लीडिया गहरी सांस लेते हुए बोली, तुम सच में बहुत ही स्ट्रॉन्ग हो। तुम इन दोनों लड़कियों को अपने साथ रख सकते हो और हमारे सपोर्ट यूनिट का हिस्सा बनो। मैं चाहती हूँ कि तुम फ्रंट लाइन पर लड़ो और मुझे लगता है कि तुम्हारे पास रीजंस हैं। आर्ट शांति से बोला, बस इतना समझ लो, मुझसे इम्पॉसिबल चीजें मत कहना। लीडिया हल्की से मुस्कुराई, फिर भी मुझे तुम्हारी स्ट्रेंथ की जरूरत है। ये सुनते ही आर्ट का दिल कुछ पल के लिए हिल गया। ये वही वर्ड्स थे जो कि उसने पहले भी किसी अपने के साथ सुने थे। उसने धीरे से पूछा, मैंने सुना है कि तुम्हारा डीमन किंग के साथ कनेक्शन है, क्या तुम मेरी उससे मिलने की बात करवा सकती हो? लीडिया ने सिर हिलाकर कहा, मुझे कोई एतराज नहीं है, लेकिन चाहे वो रिकमांड भी कर दूं। बारबाडोस तुमसे मिलना नहीं चाहेगा। अगर तुम्हें उससे मिलना है तो कुछ ऐसा करो जिससे कि विश्वास जीत सको उसका। वो सिर्फ वही लोगों के लिए अपना दिल खोलता है जो कि अपनी हिम्मत सबके सामने साबित करते हैं। उस रात आर्ट पैलेस की एक कोने में खड़ा था जब लीडिया की मेड लेटिया उसके पास आई। आप अगले कंपेनी तक यहाँ पर पैलेस में रहेंगे, उसने कहा। लेडी लीडिया ने कहा, इस घर को अपने समझ कर ही रहें। आर्ट ने धीरे से अपने आप से कहा, अपना घर या किसी करीबी दोस्त का? मैंने तो अपने हाथों से एक ऐसे इंसान को मार दिया था जिसे कि मैं कभी रिप्लेस नहीं कर सकता। क्या मुझे अब भी ये कहने का हक नहीं है कि वो मेरी दोस्त थी? अगले दिन आर्ट और उसके साथी वाडा के ट्रूप्स के साथ फ्रंट लाइन से काफी दूर थे। वाडा ने उन्हें समझाया, हम डायरेक्ट एनिमी से लड़ाई नहीं करेंगे, अगर जरूरत पड़ी तो ये मैजिक टूल्स तुम्हें प्रोटेक्ट करेंगे। आर्ट ने मन ही मन सोचा, वाडा और लीडिया के कहने के हिसाब से हम पास्ट में हैं। तब मैं डीमन किंग था और मैंने अपनी एनिमी एक्सपेंड की थी। उस समय डीमंस और आउटसाइडर के बीच का युद्ध अपने क्लाइमेक्स पर था। मुझे याद है कि कैसे डीमन ने इस रीजन पर राज किया था और कैसे लीडिया और वाडा की यूनाइटेड आर्मी ने फ्रंट और कैसल को तोड़कर पूरे कॉन्टिनेंट पर अपना कब्जा जमाया था। लेकिन मुझे याद नहीं कि इस बैटल में कभी कोई प्रॉब्लम हुई थी। तभी अचानक लीडिया की फोर्स ने एनिमी के फ्रंट लाइन पर अटैक कर दिया और उसी समय वाडा के कैंप पर आसमान से बिजलियां गिरने लगी। एक के बाद एक लाइटनिंग स्पेल ने पूरा का पूरा एरिया हिला दिया। आर्ट ने तुरंत समझ लिया था कि एक एम्ब्यूस था उसकी सप्लाईज और हीलर्स पर अटैक करने के लिए। ये एक पुरानी वॉर स्ट्रेटजी थी जिसमें एनिमी पहले आर्मी के प्रोवियस को डिस्ट्रॉय करता है ताकि उनका मोरल टूट जाए। आर्ट ने कामली कहा, मुझे लगा था कि हम यहाँ पर सेफ हैं, पर शायद से ये हमारे फेवर में काम कर सकता है। शायद इससे मुझे डीमन किंग से मिलाने का मौका ना मिले, पर ये एक अचीवमेंट जरूर है। दूसरी तरफ लीडिया ने फ्रंट लाइन पर अटैक कर दिया था, लेकिन उसके चेहरे पर कंफ्यूजन थी। स्ट्रेंज एनिमी कमांडर अभी तक दिखा क्यों नहीं? इतने में एक सोल्जर दौड़ता हुआ आया। वो रिपोर्ट देने के लिए आया था कि वाडा के फेयर फोर्सेस पर अटैक हुआ है। अटैकर्स कम थे, लेकिन उन्हें कमांडर बुगेन लीड कर रहा होता है। ये सुनकर लीडिया तुरंत उस जगह पर पहुंचती है, लेकिन तब तक बुगेन एक ट्रैप में फंस चुका था और आर्ट ने उसे कैप्चर कर लिया था। जब लीडिया और सेल्फी वहां पर पहुंचे, आर्ट ने उसे ऑलरेडी कंट्रोल में ले लिया था। लीडिया ने कहा, लगता है कि यहाँ का मैटर तो सेटल हो गया। आर्ट ने हाँ में सिर हिलाकर बोला, वो इतना कमजोर था कि मेरे लायक भी नहीं था। कमांडर चाहे वीक हो, पर वो एक कमांडर है, इसलिए उसे जिंदा पकड़ना जरूरी था। लीडिया हैरान हो गई, वीक ये वही ग्रेट कमांडर था जिसे हमें हराने के लिए स्ट्रगल कर रहे थे। खैर, तुम रिमार्केबल हो, अब बस वक्त बात है कि जब तुम बारबाडोस से मिलोगे। अगले दिन लीडिया उन्हें डीमन किंग के पैलेस में लेगी। अरीना और जिमी उसके शानदार पैलेस को देखकर बहुत ही हैरान थी, जबकि आर्ट के अंदर से एक अलग ही प्राइड थी, क्योंकि ये वही महल था जो कि उसने कभी खुद बनाया था। जैसे ही वो पैलेस के गेट के पास पहुंचे, एक ह्यूज फायरबॉल उनकी तरफ शूट हुआ। आर्ट ने तुरंत एक मैजिकल बैरियर बनाकर सबको प्रोटेक्ट किया। तब एक आदमी सामने आया, ग्रिन करते हुए बोला, ये मेरी गलती है, आप लोग बस इसे एक छोटा सा सेलिब्रेशन समझो। आर्ट ने अपनी आंखें तेजी से संकोची, मैंने तुम्हारे बारे में बहुत ही सुना है अरवातो। लीडिया ने थोड़ा सा थक कर कहा, तुम भी नहीं बदलते हो, अगर फाइट ही चाहिए तो मुझसे करो। अरवातो हंसा, मैं हीरोइन को कभी नहीं हरा सकता हूँ। तभी एक पावरफुल वॉइस हॉल में गूंजती है। बारबाडोस खुद सामने आया।
अरवाटो यहाँ पर ये सब ड्रामा क्यों कर रहे हो, मैंने तुम्हें बुलाया ही नहीं, अभी के अभी चले जाओ। अरवाटो ने सिर झुकाकर कहा, जी सर मैं चला जाता हूँ। लेकिन जाने से पहले उसने आर्ट की तरफ देखा और धीरे से बोला, फॉलो मी। जब बारबाडोस अपने थ्रोन पर बैठा, सर्वेंट्स उसके आसपास गए और उसने हाथ उठाकर सबको वापस भेज दिया। जीनी ने धीरे से कहा, द डीमन किंग इज इनक्रेडिबल। बारबाडोस थोड़ा सा हैरान हुआ और बोला, डीमन किंग, तुम किसकी बात कर रही हो? आर्ट ने तुरंत सिचुएशन समझाते हुए सब कुछ एक्सप्लेन कर दिया। जीनी ने गलती से डीमन किंग शब्द का यूज कर लिया था जो उसने पोर्ट पर किसी से सुना था। उसका कोई बुरा मतलब नहीं था, लेकिन आर्ट के मन में एक डाउट आया, स्ट्रेंज। इस टाइम तो डीमन किंग का टाइटल सब जगह पर फेमस होना चाहिए था। बारबाडोस ने आर्ट की तरफ गहरी नजर से देखा और बोला, मैं एक और व्यक्ति को जानता हूँ जिसे कि डीमन लॉर्ड किंग कहते हैं। आर्ट का दिल एक पल के लिए रुक सा गया, तो शायद से तुमने गलत समझा, उसने सोचा। बाद में आर्ट ने वार्डा से कहा, उसने हमें कुछ नहीं पूछा और मैंने भी उस टाइटल के बारे में ज्यादा नहीं सोचा। वार्डा ने शांत टोन में कहा, जो डीमन तुम जानते हो और जो दुनिया में, वो दोनों में फर्क है। शायद हिस्ट्री ही बदल चुकी है। मुझे लगता है कि किसी ने टाइमलाइन को अलर्ट कर दिया है और उस बदलाव के साथ एक नया डीमन किंग पैदा हुआ है जिसे तुम पहचानते हो। ये सुनकर आर्ट को उस मिस्टीरियस रूलर के वर्ड याद आ गए, एक ऐसी एंट्री जो कि बैलेंस तोड़ने की कोशिश कर रही है। आर्ट ने धीरे से कहा, शायद से उसने उसके वर्ड्स को गलत समझा। उसने कहा था कि डीमन किंग का सामना करो और उस स्ट्रेंज इंटरनिटी को डिस्ट्रॉय करो, पर क्या ये हो सकता है कि ये दोनों एक ही हो? जिनी ने शोक में कहा, मतलब ये दुनिया का डीमन किंग है, हिस्ट्री बदल रही है। अगर हम उसे हरा दे तो शायद से हम अपनी टाइमलाइन वापस पा सकते हैं। अरीना ने सजेशन दिया, तो क्यों ना हम बारबाडोस से मदद मांगे? वार्डर ने तुरंत मना कर दिया, इम्पॉसिबल। ये डीमन किंग सिर्फ 3 साल पहले अचानक से अपीयर हुआ था। उसने आउटसाइडर और हमारे लैंड्स दोनों को एक ही पल में कौन क्योर कर लिया? हम उसके इंटेंशन के बारे में कुछ भी नहीं जानते। नेगोशिएशन फेल हो गई थी और एक बार बारबाडोस ने खुद उससे फाइट किया और वो भी हार गया। आर्ट ने सीरियस एक्सप्रेशन के साथ कहा, तो बारबाडोस बिना रीजन के नहीं हिलेगा। वार्डा थोड़ा सा मुस्कुराई, तो तुम उसे अच्छे से समझते हो। आर्ट ने अपने फिस्ट को टाइट किए, अगर हम कोई बड़ा काम करके दिखाएंगे तो शायद से हम उसे कन्विंस कर सकें। तभी लीडिया रूम में आई, नेक्स्ट बैटल में तुम मेरे साथ फ्रंट लाइन में रहोगे। आर्ट की आंखों में एक डिटर्मिनेशन चमक रही थी और उसने बोला, ठीक है। जब वो मार्च कर रहे थे, लीडिया ने पूछा, ये सडन चेंज क्यों? पहले तो हम लॉजिस्टिक पर फोकस करते थे। आर्ट ने कामली कहा, कह सकते हो यही उनका मौका था जिनका हम इंतजार कर रहे थे। लीडिया ने हाँ में सर हिलाकर बोला, इस बार तुमने दोनों गर्ल्स के पीछे छोड़ने का डिसीजन लिया। आर्ट ने पूछा, तो इस बार हमारा टारगेट कौन है? लीडिया का एक्सप्रेशन सीरियस हो गया, मेल्फियस द किंग ऑफ कर्सेस। आर्ट एकदम से फ्रीज हो गया। सेल्फी हंसकर बोली, लगता है कि डर गए हो। आर्ट ने धीरे से कहा, मैंने ये नाम पहले सुना है। सेल्फी ने थोड़ा सा टाउंट करते हुए कहा, बस सुना है। मैजिशियन को रैंक 1 से 7 तक डिवाइड किया जाता है और डीमंस की अपनी हायरार्की होती है और मेल्फियस उनमें से ऊपर है। आर्ट के चेहरे पर कड़वी याद जाग उठी। ये बात भूलना नामुमकिन था। मेल्फियस उन वजहों में से एक था जिसकी वजह से मैंने पास्ट में लीडिया को मार दिया था। आखिरकार वो लोग फ्रंट लाइन तक पहुँच गए। उनके सामने स्केलेटन सोल्जर की एक पूरी फौज खड़ी थी। सेल्फी तुरंत चार्ज करने वाली थी, लेकिन तभी आर्ट ने विंड मैजिक छेड़ दी। सब कुछ हवा में उड़ गया, एकदम से खत्म। इस बार आर्ट ने सोचा, मैं इस बार हिस्ट्री को रिपीट नहीं होने दूंगा। अचानक फॉरेस्ट के अंदर से आग फूट पड़ी। वो सब भागते हुए अंदर गए और देखा कि एनिमी आग में जल रहा था। मेल्फियस का सर जमीन पर घूम रहा था। तभी एक आदमी आर्मर और हेल्प पहने हुए सामने आया। तुम लेट हो, उसने कहा। आर्ट ने पूछा, तुम कौन हो? वो आदमी एक अंधेरे से हंस पड़ा, तुम खुद समझ चुके हो। मैं डीमन किंग हूँ, एक वॉयलेंट बीस्ट, ट्रेंट, दुनिया का दुश्मन। अपना संदेश तुम्हारे कमांडर तक पहुंचा दो। जो जमीन मैं चाहूंगा मैं उसे ले लूंगा। अगर वो वापस चाहे तो उसे फोर्स से लेकर आएगा। ये कहकर वो आंखों के सामने गायब हो गया। अगले दिन डीमन किंग के मामले पर एक कौंसल बुलाया गया। बारबाडोस की एक अटेंडेंट ने कहा कि कुछ लोग इस मीटिंग के लायक नहीं है। किसी ने जवाब दिया कि ये फाइटर्स लेडी वार्डा और लीडिया की इज्जत जीत चुके हैं, हमें उन्हें शामिल करना चाहिए। बारबाडोस ने कहा, ये 7 लोग लीडिया के गेस्ट हैं और हमें उनके कंट्रीब्यूशन को नजरअंदाज नहीं कर सकते। फिर उसने आर्ट की तरफ देखा। मैंने डीमन किंग के बारे में अपनी राय बदल ली है। जब उसने वोट डिक्लेयर किया तो हमें उसे हराना होगा। हम अपनी पूरी आर्मी की ताकत से उसका सामना करेंगे और एक दिन में ये खेल खत्म कर देंगे, उसने अनाउंस किया। एक काउंसलर ने पूछा, क्या आप 4 लीडर्स को बैटलफील्ड में उतारोगे? बारबाडोस ने कहा, मैं खुद भी फील्ड में जाने का इरादा रखता हूँ। किसी ने रोकने की कोशिश की। अगर आप आए तो हमारी रीजन अनडिफेंडेड रह जाएगी और एनिमी के साथ स्ट्राइक कर देगा। बारबाडोस ने जवाब दिया, तुम्हारा डर जायज है, इसलिए हम सब कुछ एक दिन में ही खत्म कर देंगे। आर्ट ने सवाल उठाया, पर डीमन किंग ने कहा कि वो मर नहीं सकता, हम उसे कैसे हराएंगे? बारबाडोस ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, वो एक राज है। फिर उसने अनाउंस किया, बैटल 3 दिन बाद शुरू होगी। तुम्हारा असाइनमेंट है कि एनिमी के फॉरेस्ट को डिस्ट्रॉय करना। बाद में आर्ट अपने कमरे में वापस गया और सोचने लगा, हिस्ट्री बदल गई है। जो लोग मरते दिखे थे वो जिंदा है। लीडिया को भी कुछ भी नहीं हुआ। रूलर ने हमसे हिस्ट्री को ठीक करने के लिए कहा, पर अगर हम ऐसे ही लौट गए तो क्या हमें अपनी टाइमलाइन वापस मिलेगी? उसी पल डीमन किंग सामने आया और बोला, ये बिल्कुल वैसा ही होगा जैसे कि तुम डर रहे हो। आर्ट ने पूछा, क्या तुम्हें मुझसे
कुछ चाहिए डीमन किंग, उसने जवाब दिया। जो हिस्ट्री उन्होंने सेट की है उसे आसान से पलटना नामुमकिन है। इस स्टेज पर एक बहुत ही बड़ी कॉन्ट्रैक्टिव फोर्स चल पड़ी और आखिर में लिडिया अपनी किस्मत से मिल जाएगी। आर्ट तेज होकर पूछा, क्या तुम भी किसी अलग एरा से हो? डीमन किंग ने थक कर बोला, बस ये नौटंकी बंद करो, मैं जानता हूँ कि तुम आर्ट मेटियोर हो। जब तुम आईने के सामने खड़े हो तो मास्क की क्या जरूरत है? मैं तुम हूँ और तुम मैं हो। उसने अपने हेल्म उठाया। आर्ट बहुत ही हैरान हो गया, सामने उसी का चेहरा था। डीमन किंग ने कहा, बहुत ही हैरानी की बात नहीं है, मैं भी इस युग में आया हूँ, ये होना लाजमी था। हम दोनों एक व्यक्ति हैं, बस जन्म अलग दुनिया में हुआ है। हम दोनों बारबाडोस थे और दोनों ने एक और दुनिया में आर्ट मेटियोर के रूप में कदम रखा। मैंने बहुत ही कुछ पाया और फिर सब कुछ खो दिया। तुमने अभी तक कुछ नहीं खोया। मेरे साथ कुछ ठीक नहीं हुआ, मैंने अपना नाम आर्ट मेटियोर छोड़ दिया और अब मुझे टोटल फेलियर, एक भीड़ बीमारी कैमिलिटी के नाम से जाना जाता है। आर्ट ने पूछा, तुम इस युग में कैसे आए? उसने जवाब दिया, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि तुम आए। जब मैंने रूलर का ऑफर एक्सेप्ट किया तब मैं यहाँ आ गया। मजाक की बात यह है कि अपने गोल को पाने के लिए मुझे वही काम दोबारा से करना पड़ा जिसे मैं कभी नफरत करता था। और तुम्हारा गोल क्या है? ये आर्ट ने पूछा। उसने बोला कि मेरा गोल है लिडिया को बचाना। मैं अपनी गलतियों को सुधारना चाहता हूँ। वही बात तुम भी जानते हो ना, हम साथ चल सकते हैं, हमें लड़ना जरूरी नहीं है। आर्ट ने सवाल किए। पहला, क्या तुमने मेरे इस युग वाले खुद से बात की? नहीं, डीमन किंग ने कहा, मैं खुद से ज्यादा नफरत करता हूँ, खासकर इस युग के खुद से। उसकी बेवकूफी ने मुझे लिडिया से वंचित कर दिया था और मुझे अपने हाथों से उसे मारना पड़ा। आर्ट ने पूछा, फिर तुम इस युग के खुद से क्यों लड़ेगा? अगर तुम्हारा मकसद लिडिया को बचाना है तो उसका खिलाफ होना बेकार है, डीमन किंग ने कहा। कुछ परिस्थितियां ऐसी है जो कि मुझे उसके साथ कोऑपरेट करने से रोक देती है। दुख की बात है कि मुझे उसे मारना ही पड़ेगा। आर्ट बहुत ही हैरान हो गया। दुनिया को बर्बाद करने का इससे क्या संबंध है? ये कहकर तुम लिडिया को कैसे बचाओगे? डीमन किंग ने धीरे से कहा, क्या तुम्हें याद है कि लिडिया कैसे मरी थी? आर्ट ने जवाब दिया, हाँ, मैं कभी भी नहीं भूल सकता। डीमन किंग ने कहा, तो फिर तुम समझ सकते हो कि मैं कैसा महसूस करता हूँ। उसके दिमाग में कर्ज जा चुका था। इस पार्ट में हमें दिखाया जाता है कि लिडिया ने अपनी लाइफ में कितने ज्यादा लोग खो दिए थे, जब तक कि एक दिन सब कुछ डिसाइड हो गया। आर्ट एक शांत आवाज में कहता है, लॉस्ट आउटसाइडर को हराने के लिए मुझे एक ऐसा डिसीजन लेना पड़ेगा जिसे लेना मेरे लिए बहुत ही मुश्किल था। एक ऐसा डिसीजन जिससे मैं खुद भी टूट गया था। उसके सामने दो रास्ते थी, या तो वो लिडिया को बचाता या फिर पूरी दुनिया को बचाता। और आखिर में उसने दुनिया के लिए लिडिया को मारने का फैसला लिया। ये सुनकर डीमन किंग उसे गुस्से में पकड़ लेता है और कहता है, तुमने उसे ये बात पहले क्यों नहीं बताई? अगर तुमने बताया होता तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। आर्ट नीचे देखकर कहता है, मेरी सबसे बड़ी गलती ये थी कि मैंने लिडिया को अकेले एनिमी टेरिटोरी में भेज दिया। उसको हारते हुए देखना और उसे फिर से दुनिया के लिए खतरा बनते देखना मैं वो गिल्ट कभी भी नहीं भूल सकता हूँ। उसने कहा कि इवन उस सब के बाद भी दुनिया ने उसे सुकून नहीं दिया। जब वो एक नए वर्ल्ड में आर्ट मेटियोर के रूप में पैदा हुआ तब उसे सब कुछ खो देना पड़ा, उसके सपने, उसकी गोल्स और उसकी उम्मीदें। आर्ट कहता है कि अब मुझे पता है कि मैं सिर्फ पाप के पाप कर रहा हूँ, लेकिन मैं सब कुछ खत्म करना चाहता हूँ। जो गलतियाँ मैंने की है उन्हें सही करना चाहता हूँ। मैं लिडिया को बचाऊंगा, दुनिया का दुश्मन बन जाऊंगा और फिर मैं उसके साथ से अपनी मौत स्वीकार करूंगा। जब मैं उसे भी वही दर्द महसूस कराऊंगा जो कि मैंने सहा, तब उसे सब कुछ खत्म हो जाएगा। उसने डीमन किंग की तरफ देखा और कहा, इस रास्ते पर चलने के लिए तुम्हें भी अपने हाथ को पाप से रंगने पड़ेंगे। तभी आर्ट ने हाथ बढ़ाया ही था कि उसे लिडिया की आवाज सुनाई दी, कुछ मत करना बेवकूफ। आर्ट एकदम से रुक गया। डीमन किंग उससे कहता है, मैं तुम्हें 3 दिन का वक्त देता हूँ, सोच लो और अपना जवाब मुझे तब देना। उसके बाद आर्ट लटीमा के साथ चल रहा होता है। रास्ते में वो पूछता है, क्या तुमने लिडिया के लिए बहुत ही टाइम तक सेवा की है? लतीमा कहती है, हाँ। और आर्ट पूछता है कि अगर तुमने अपनी जान और लिडिया की जान में से एक चुननी पड़े तो तुम क्या करोगी? लटीमा बिना सोचे कहती कि ये सवाल ही बेकार है, मैं लिडिया के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। थोड़ी देर के बाद आर्ट लिडिया के साथ एक छोटे विलेज में जाता है। लिडिया उसे खुश करने की कोशिश करती है, लेकिन आखिर में वो खुद ही मजा लेने लगती है। दोनों के बीच हल्की से लड़ाई होती है और दोनों थक कर बैठ जाते हैं। लिडिया मुस्कुराकर कहती है, अब तुम्हारा दिमाग थोड़ा सा ठीक हुआ। आर्ट भी हल्की सी मुस्कान के साथ कहता है, तुम बेवकूफ हो लेकिन समझदार भी। फिर आर्ट उससे पूछता है, अगर तुम्हें मौका मिले अपने खोई हुई चीजों के बदले सब कुछ कुर्बान कर सको तो क्या तुम ऐसा करोगी? लिडिया चुप रहती है और फिर कहती है, आओ मैं तुम्हें कुछ दिखाती हूँ। वो उसे एक पुरानी टूटी हुई जगह पर ले जाती है, एक ऐसा पैलेस जहाँ पर सिर्फ खामोशी थी। लिडिया कहती है, ये मेरा पाप है। उसके आसपास मर चुके लोगों के साए उभरने लगते हैं। लिडिया धीरे से कहती है, मुझे पता है कि मुझे इनका सामना करना चाहिए, लेकिन मैं हर बार इनसे भाग जाती हूँ। ये पूरा टाउन कभी सिर्फ डीमन से भरा हुआ था और हमने इस पर हमला किया था। ये हिस्सा बताता है कि उनकी बड़ी लड़ाई में क्या क्या कठिन फैसले लिए गए। उन्होंने एक जगह को स्ट्रेटेजिक मानने के लिए सब कुछ श्योर करना जरूरी समझा, चाहे वो जो भी खर्चा हो जाए। फोर्ट्रेस और डिफेंस को गिराना आसान था और उस पर कब्जा बनाए रखना बहुत ही मुश्किल निकला। गाँव वालों ने हमारी बात नहीं सुनी और रात को हम पर हमला कर दिया, तो हमने फैसला किया सबको मार देना ही बेहतर है। अगर हमने ऐसा ना किया होता तो हम अपने साथियों को कुर्बान कर देते हैं। शायद उनको मोस्टर कहा जाता, पर असल में वो भी हम जैसे इंसान थे। लिडिया ने तीखी आवाज में कहा, मैं तलवार से
लड़ूंगी और अपना रास्ता खुद बनाऊंगी। जब मैं एक ऐसी दुनिया बना दूंगी जहाँ पर इंसानों पर कोई खतरा ना हो, न दुख हो, शायद से तब बेकार और दुखी मरूंगी। उसने कहा कि वो कोई ऐसी शख्स नहीं है जिससे कि तुम अपने प्रिंसिपल को बदलकर उसे बचाने की कुर्बान करो। आर्ट ने पूछा, और तुम्हारे जज्बात? लीडिया ने जवाब दिया, मुझे अपनी सजा चाहिए। अगर मैं अटॉचमेंट का ना करूँ तो मैं अपनी मौत इज्जत के साथ ही नहीं जी पाऊंगी। कृपया करके मेरी मौत का तरीका मत बदलना। अगले दिन फिर से डीमंस, दुश्मन और ड्रैगन का खिलाफ लड़ाई शुरू हो जाती है। अवातरों ने कई मैजिक सर्कल बनाए और बारबाडोस ने उन्हें इस्तेमाल करके ब्लैक होल खोल दिए जो कि ड्रैगन्स को निगल लेते थे। जमीन पर सेल्फी और लीडिया तलवार से लड़ते रहे। अगर आर्ट यहाँ पर होता तो आसान होता, सेल्फी बोली, पर वो कहीं पर चला गया है। लीडिया ने कहा कि शायद उसके पास कोई जरूरी काम होगा और सेल्फी बोलती कि इस बीच आर्ट और डीमन किंग वीरान जमीन पर खड़े थे। डीमन किंग उससे पूछता है कि तुम्हारा फैसला क्या है, क्या तुम लीडिया को मेरे साथ बचाओगे? आर्ट ने कहा, मैं लीडिया को नहीं बचाऊंगा। डीमन किंग ने पूछा, तुमने ये फैसला कैसे किया? आर्ट ने जवाब दिया, क्योंकि वो खुद नहीं चाहती। वो हीरोइन का टाइटल पाकर सजा पाना चाहती है और मरकर अपना अटॉचमेंट पाना चाहती है। ये उसके शब्दों में था। तब डीमन किंग ने जादुई बीम छोड़े। आर्ट ने उन्हें बचकर निकल गया और वहीं स्पेल वापस से यूज किया, पर उससे कोई असर नहीं हुआ। जमीन में आग फूटी, आर्ट उछल गया। मैजिक सर्कल ने उसे घेर लिया और आर्ट ने कहा, ये बेवकूफीपना टेक्निक है, और सबको डिस्पेल कर दिया। फिर उसने डीमन किंग पर एक भारी स्पेल बनाया, लेकिन डीमन किंग ने उसे सर कर दिया। स्पेल का स्कोप समझना और काउंटर बनाने का काम मेरा तकलीम है, उसने कहा। आर्ट ने धीरे से कहा, ऐसा लगता है कि हम किसी नतीजे पर नहीं पहुंचेंगे। डीमन किंग ने जवाब दिया, मैंने गलती नहीं किया तुम्हें एनिमी बनाने के लिए। क्या तुम जानते हो कि मैंने क्यों तुम्हारा जवाब उसी दिन का डिमांड किया जब लड़ाई शुरू होने वाला था? उस वक्त ओलिविया ने जिनी और अरीना को बुलाया और कहा, हमारी मिशन आर्ट के प्लान का हिस्सा है। ये बात सुनकर कहीं और भी चल रहा था। हर कोई अपनी जगह पर अपनी किस्मत का फैसला कर रहा था। आर्ट ने डीमन किंग की ताकत के पीछे का राज खोल दिया था और उसने मुझे हुक्म दिया था कि मैं तुम दोनों को उस फोर्ट्रेस तक ले जाऊं जहां पर वो रहता है। अरीना ने घबरा कर पूछा, उसने तुम्हें बताया, हमें क्यों नहीं सिद्धा? ओलिविया ने पक्की आवाज में जवाब दिया, क्योंकि ये काम पूरी तरीके से सरसरी पर करना पड़ा। और क्यों इतना इम्पोर्टेंट है? अरीना बेचैन होकर बोली। ओलिविया ने सर हिलाकर बताया। आर्ट ने निकाल लिया कि डीमन किंग की इमोर्टलिटी एक फॉरबिडन टेक्निक है, सोल एस्पिरेशन से बची हुई। उसने अपनी रूह को ऐसी सुटेबल वेसल में सील कर रखा है, इसी वजह से वो मर नहीं सकता। लेकिन आर्ट ने दो फ्लॉस भी देखे। पहली, यूजर को वेसल की एक कर्टन डिस्टेंस के अंदर रखना पड़ता है। दूसरी, अगर वेसल टूट गया तो यूजर भी उसके साथ मर जाएगा। सबसे ज्यादा नामुमकिन बात ये होती है कि डीमन किंग ने अपना वेसल फोर्ट्रेस के अंदर छुपा कर रखा है। आर्ट ने सीक्रेट पैसेज भी ढूंढ लिया और वहीं हम यूज करेंगे। फिर क्यों हम? अरीना के हाथ कांप गए। जिनी मुस्कुराई और उसे हिम्मत दी। अरीना, ये तुम्हारे जैसे मोमेंट्स के लिए है। जब पीक होता है तुम सबसे पहले जम करती हो। अरीना की आंखों में फिर से चमक आ गई। ठीक है, चलो करते हैं। अचानक लाटमिया आगे बढ़ी और उन्हें धक्का देकर रास्ते को बंद कर दिया। फिर थोड़ा फूल जाने पर जोर से बोली, मैंने एनिमीज को रोक देती हूँ, तुम दोनों जल्दी से जाओ। दूसरी तरफ वार्डर ने अपने मैकेनिकल सोल्जर और एक कैनन से डीमंस को चीर दिया और बाकी लोग बैटलफील्ड में तेज मैजिक चला रहे थे। आखिरकार जिनी और अरीना वेसल तक पहुँच गए, पर जैसे ही वो करीब गए एक ट्रैप एक्टिवेट हो गया और उन्हें चेंस में बंद कर दिया। लेटिना नाराज हो गई, उसकी आंखें ठंडी थी। ये स्पेल तुम्हारी मैजिक पावर को सील कर देगा। वहीं डीमन किंग ने आर्ट को, जिनी और अरीना को इम्प्रोसेस्ड वर्जन दिखाया। अगर तुम उनकी जिंदगी की कदर करते हो तो मेरे साथ मिल जाओ, उसने कहा। आर्ट ने शांत होकर पूछा, और अगर मैं इनकार कर दूं तो? डीमन किंग ने कहा, ये सिर्फ एक परफॉर्मेंस है। तो क्या तुम चाहते हो कि मैं ये बहाना दूं कि तुमने मुझे जबरदस्ती ज्वाइन करवाया ताकि मैं उन्हें बचाने के लिए तुम्हारे साथ चलूं? डीमन किंग की आवाज भारी हो गई। मुझे पता है लीडिया मरना पसंद करेगी और उसका दिल शांत है, पर हम क्या? हमने उसको रास्ते पर चलने को कहा, हमने उसको उसके अंजामों तक पहुंचाया। ये पाप हमेशा हमारे साथ रहेगा। अगर जरूरत पड़ी तो मैं हजारों रूहों को छीन लूंगा ताकि लीडिया को जिंदा रख सकूं। मैं दुनिया को तबाही के किनारे तक ले जाऊंगा। डीमन किंग गरजा, अगर उसे बचाने की कीमत यही है तो दूसरों की जिंदगी मेरे लिए कुछ भी नहीं है। उसने आर्ट की तरफ देखते हुए कहा, अंदर से तुम भी ऐसा ही महसूस करते हो, है ना? फिर रुक क्यों गए? अगर अभी भी शक है तो मैं तुम्हें एक और वजह दे सकता हूँ। शायद से मैं उन लड़कियों को कुछ ना करूँ, लेकिन क्या तुम गारंटी ले सकते हो कि बारबाडोस की आर्मी जब फोर्ट्रेस तक पहुँच जाएगी तो क्या होगा? आर्ट की आवाज बर्फ से ठंडी पड़ गई। तुमने अपना वेसल यहाँ इसलिए रखा, सब कुछ पहले से ही कैलकुलेट करके। डीमन किंग मुस्कुराया, तो सीधा कह देता हूँ, अगर तुम उन्हें खोना नहीं चाहते हो तो तुम्हें मेरे साथ मिलना ही होगा। वहाँ एरिना ने लेटिमा की तरफ देखा, तुम ये सब क्यों कर रही हो? लेटिना ने ठंडी आवाज में कहा, बस एक ही वजह है लीडिया, तुम्हें समझने की जरूरत नहीं है, तुम सिर्फ टूल्स हो आर्ट को मैनिपुलेट करने के लिए। जिनी की आंखों में गुस्सा ददक उठा, मैं इन जादू को तोड़ सकती हूँ। लेटिना हंस पड़ी, जादू के बिना क्या कर लोगी? जिनी हल्की सी मुस्कुराई, हम दोनों मिलकर स्क्रिप्ट मैजिक यूज कर सकते हैं। और फिर दोनों ने अपने टेक्सचुअल इनकारनेशन से वो चैन तोड़ दी। लेटिना ने चीख कर अपनी तरफ से धीरे से बीस्ट बुला लिया। तभी हवा चीर कर लीडिया आई और अपनी तलवार से उन सबको पल भर में काट दिया। एरिना चौंक गई, तुम्हें कैसे पता चला कि हम हैं? लीडिया ने मुस्कुराते हुए कहा, जो हेयर पिन मैंने तुम्हें दिए थे वो मैजिकल डिवाइसेस हैं, उनसे मैं तुम्हारी हालत को महसूस कर सकती हूँ। फिर उसने
लेटीना की तरफ देखा, सरेंडर कर दो। लेटीना ने चीख कर कहा, कभी नहीं, अगर तुम्हें बचाने के लिए दुनिया बर्बाद करनी पड़े तो कर दूंगी। लीडिया ने धीरे से कहा, मैं समझ सकती हूँ तुम ये कब महसूस करते हो। फिर उसने बीस्ट को काट डाला और लेटीना को बेहोश कर दिया। पर मोस्टर का सिलसिला रुका नहीं और लीडिया उनसे लड़ती हुए डीमन किंग की लाइफ फोर्स में महसूस कर रही थी। उसी वक्त आर्ट डीमन किंग के सामने खड़ा था। तुम लीडिया को बचाना नहीं चाहोगी, आर्ट ने कहा। तुम अपने पापों से भाग रहे हो, तुम उसके नाम पर बस अपनी गिल्ट से मुक्ति चाहते हो, खुद को माफ करके चैन से मरना चाहते हो, तुम लीडिया का यूज कर रहे हो। आर्ट की आंखों में जज्बा था। हम हमेशा अपने सेल्फिश इमोशन के लिए हिसाब से चलते हैं, पर इस बार किसी और के लिए करते हैं, लीडिया की इच्छा पूरी करते हैं। चुप रहो। डीमन किंग बहुत ही ज्यादा गरज गया। उसने अपनी एनर्जी इकट्ठा कर ली। हाँ, तुम सही कह रहे हो, मैं खुद को माफ करना चाहता हूँ, उसे बचाना चाहता हूँ, पर मेरे इमोशन झूठे नहीं है। दोनों ने लीडिया की स्पिरिट को बुलाया और एक दूसरे की तलवार दोनों डीमन किंग के रूप में तब्दील हो गई। उनके बीच एक भयानक टक्कर हुई। डीमन किंग ने गरजा और पूछा, बताओ आर्ट, तुम दूसरी दुनिया में क्यों आए थे? आर्ट के दिमाग में एक सवाल घूम रहा था, क्या तुम खुद तन्हाई सह नहीं पाए थे? और फिर मुझे भागा हुआ कहने का कैसे रखते हो? डीमन किंग ने ऐसे सवाल किए। आर्ट दांतों से हंसकर बोला, नहीं। उसके जहन में एक पल में पुरानी यादें चल पड़ी। लीडिया ने एक बार उससे पूछा था कि तुम क्या सोच रहे हो? आर्ट ने जवाब दिया था, किस बात का? लीडिया ने आगे बढ़कर पूछा, तुमने सीज फायर का प्रपोजल क्यों कबूल किया? हम जंग को रोक देंगे, उनको अपनी जमीन पर हुकूमत करने देंगे, हम डीमन नेशन को रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे, पर अंजाम सह लेंगे, और तुम उन पर कैसे भरोसा कर सकते हो? उसने थोड़ा तेज होकर कहा, हमें अभी मौका है, उनको दबा देना चाहिए। आर्ट को लगा कि हम उन दोनों की सच्चाई सेम थी, पर लीडिया रोती हुई बोली, तुम धोखेबाज हो, अगर तुम उनसे लड़ना चाहती हो तो अकेले लड़ो, मुझे कोई फर्क नहीं। डीमन किंग चीख उठा, ओ अल्फाज मुझे कभी भूलने नहीं चाहिए थे, मैंने वो नहीं सोचा था, मुझे उससे सच बता देना चाहिए था कि मैं नहीं चाहता था कि वो मरे। उसने थोड़ा जज्बा दिखाया, मैं नहीं चाहूंगा कि लीडिया ऐसे बेकार अंजाम पाए, मैं उसको बचाऊंगा। फिर उसने आर्ट पर पूरी ताकत से हमला किया, पर अचानक लीडिया खुद वहाँ पर आ गई और उसने उसका हाथ पकड़ लिया। आर्ट ने धीरे से कहा, मैं समझता हूँ, अगर ये तुम्हारी इच्छा है तो मैं ही कर देता हूँ। पर उसने डीमन किंग पर वार किया। उसकी तलवार उसके दिल तक चली गई, रोशनी उससे घेर ली। वही समय अरीना और जिनी के अंदर चमक फूट पड़ी। लीडिया उनके सामने मुस्कुरा कर खड़ी थी। ऐसा लगता है कि तुम लौट रहे हो, उसने कहा। जिनी ने पूछा, क्या तुम्हें पता है कि ये होगा? लीडिया ने थोड़ा सा अलग अंदाज में जवाब दिया, एक बात पूछूं, भविष्य कैसा होगा? क्या वहाँ पर सब लोग मुस्कुरा कर रहते होंगे? दोनों के चेहरे पर एक गम छा गया। जिनी ने नरम आवाज में कहा, हाँ। लीडिया ने मीठा सा जवाब दिया, दुनिया तुम्हारी अपनी जितनी खूबसूरत है, तुम हर दिन को एंजॉय करते हो, कभी कभी झगड़ा भी होता है, पर फिर भी हम खुश हैं। शायद यही सच में वो दुनिया है जहाँ पर सब मुस्कुराते हैं। उसने धीरे से कहा, समझ गई। फिर वो बोली, हमारी कुर्बानी बेकार नहीं गई। और फिर उसने एक आखिरी गुजारिश की, आर्ट के लिए एक अंतिम संदेश देने को। वो नजदीक आई और अपनी आखिरी बात फुसफुसवा कर बोली, वो सब अपनी दुनिया में वापस लौट आए। बारबाडोस ने आखिरकार युद्ध खत्म कर दिया। आर्ट एक बार फिर से उस रूलर के डायमेंशन में पहुंच गया। मैं बहुत ही इम्प्रेस्ड हूँ कि तुमने अपना मिशन पूरा कर लिया, रूलर ने कहा। आर्ट ने पूछा, तुम असल में कौन हो, तुम्हारा मकसद क्या है? रूलर ने शांत आवाज में कहा, ये मैं नहीं बता सकता हूँ, लेकिन मुझ पर इतना भरोसा रखो, मैं तुम्हारा दोस्त हूँ। आर्ट ने ठंडी आवाज में जवाब दिया, उम्मीद है कि हम दोबारा कभी भी ना मिले। मैं भी यही चाहता हूँ, रूलर ने मुस्कुराते हुए कहा। अचानक आर्ट होश में आ गया। अरीना और जिनी उसके साथ थी। सेल्फी ने उन्हें देखकर कहा, हाँ हम पहुँच गए। ओलिविया दूर से बोली, जल्दी करो, बाकी स्टूडेंट्स तो ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके हैं। सेल्फी ने आसपास देखा और मुस्कुराई, कितना लंबा समय हो गया होगा पुरानी रॉयल कैपिटल से आई हुए। अरीना ने आर्ट की तरफ देखा और बोला, लीडिया ने तुम्हारे लिए एक मैसेज छोड़ा था, चाहे कुछ भी हो जाए हम हमेशा सबके करीबी दोस्त रहेंगे। आर्ट की आंखों में आंसू भर आए। उसे महसूस हुआ जैसे लीडिया सबके पीछे खड़ी हो, उसके कंधे पर हाथ रखकर कह रही थी, आगे बढ़ते रहो। और यहीं पर आर्ट की कहानी समाप्त होती है और इसी के साथ सीजन 1 यहीं पर एंड हो जाता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।